अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जनाब। दुआ है कि आप लोग भी इस वक्त जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे और जनाब हमारे लिए भी आप लोग दुआ कर दिया करें ताकि हमारा ये जो साथ है ये इसी तरह बरकरार रहे और हंसी खुशी हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते जाएं। और हफ्ते का आपको पता ही है आखिरी दिन है और ढेरों प्लान्स हम लोगों ने बनाए होते हैं क्योंकि कल छुट्टी है तो सबने ही काफ़ी सारे प्लान्स बनाए होते हैं कि खाना खाने जाना है, शॉपिंग करने जानी है, मेल मुलाकातें होंगी, यहाँ पे बहुत कुछ जो हम लोग छुट्टी के दिन पर हम लोग रख देते हैं कि जनाब जब फ्री होंगे तब हम करेंगे। और शहर लाहौर की अगर बात कर ली जाए तो जनाब जिंदा दिलाने लाहौर नाम से ही मशहूर है कि ये लोग जिंदगी भरपूर अंदाज में जीने का हुनर अपने अंदर रखते हैं। तो खूब हल्ला गुल्ला भी होगा, वीकेंड पर मौज मस्ती भी होगी। बच्चे जो हैं खास तौर पर अपने पेरेंट्स को चिड़ियाघर जाने के लिए या फिर पार्क्स की सैर करवाने के लिए जिद भी करेंगे और बनता भी है उनका कि वो वीकेंड पर बाहर जाएं। और अगर वर्किंग वुमेन्स के हवाले से बात कर ली जाए तो वो भी शॉपिंग के लिए तैयार रहती हैं कि जनाब हम शॉपिंग करने जाएंगे। और सारा दिन खूब इंजॉय करने के बाद ऑब्वियसली शाम के औकात में अगर खाबे ना उड़ाए जाएं तो वीकेंड के साथ बहुत ज्यादती हो जाएगी और लगेगा ही नहीं कि जनाब हमने वीकेंड मनाया है। क्योंकि 6 दिन काम करने के बाद ना वीकेंड आता है तो उसे हमें भरपूर अंदाज में मनाना चाहिए और खुद को आने वाले हफ्ते के लिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एनर्जाइज करना चाहिए और अपनी जो एनर्जी है ना उसको बचा कर भी रखना चाहिए। अपने घर वालों के साथ आप अच्छी तरह बाहर जाएं, घूमें फिरें, मौज मस्ती करें ताकि आपके जो 6 दिन की जो थकावट होती है एटलीस्ट वो उतर सके और आपको पता चले कि यार अच्छा हमने अच्छे तरीके से अपना वीकेंड गुजारा है। ना कि आप जब मंडे को वापस आएँ तो आप कहें कि यार हमें ये कर लेना चाहिए था, हमने क्यों नहीं किया। तो इसलिए अच्छे तरीके से आप लोगों ने आज अपना वीकेंड बहुत ही अच्छा गुजारना है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो कहा जाता है कि एक सेहतमंद जिस्म में ही एक सेहतमंद दिमाग होता है और एक भरपूर और खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए ना जिस्मानी फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन आजकल की मसरूफ ज़िंदगी में और गैर मुतवाज़न लाइफस्टाइल की वजह से बेशुमार अफराद जो है गर्दन में दर्द, कमर दर्द और जोड़ों के दर्द में मुब्तला रहते हैं। और इसकी एक अहम वजह है ज़्यादातर तक हम जो बैठे रहते हैं या मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं और नई टेक्नोलॉजी भी है कहीं किसी हद तक। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ख़वातीन जोड़ों के दर्द के हवाले से बहुत ज़्यादा शिकायत करती हैं। अमूमन इन मसाइल का इलाज अद्वियात के ज़रिए किया जाता है जिसकी एक अपनी अहमियत भी है और इससे तकलीफ दूर हो जाती है। लेकिन देरपा या फिर मुस्तकिल आराम के लिए फिजियोथेरेपी काफ़ी मुफीद साबित होती है। तो फिजियोथेरेपी कितना मुफीद तरीका इलाज है, इससे कौन कौन सी बीमारियों का इलाज मुमकिन बनाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर रुबाहा मलिक हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर रुबाहा आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा मौसम की चेंज है। एग्जैक्टली इस वक्त हर कोई जो है ना इसकी लपेट में आया हुआ, खासतौर पर गला खराब हो रहा है, फ्लू हो रहा है। अच्छा डॉक्टर रुबाहा, फिजियोथेरेपिस्ट के हवाले से आज हमने बात करनी है कि आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो बहुत सारी ऐसी दर्दें हैं जो एक तो डेली रूटीन में भी हो रही होती हैं, दूसरा ये कि जैसे ही मौसम चेंज होता है, ट्रांजिशन आती है मौसम में, उसमें भी बहुत ज़्यादा जो दर्दें हैं वो होना शुरू हो जाती हैं। डेली रूटीन में मैंने देखा है कमर दर्द, शोल्डर में दर्द, जो है बाजू जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाती है, टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो इस तरह की दर्दों को किस तरह आप एक्सप्लेन करेंगे, दूसरा कि इनका हल क्या है? जो बेसिक आपको डेली बेसिस पे जो हमें मिलती है, जैसे मैं रेगुलर पेशेंट मेरे पास आते ही नेक पेन, शोल्डर पेन, नी पेन, किस वजह से? जैसे अब हम सारा दिन बैठने वाला वर्क करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात हमारा पोस्चर सबसे गलत होता है, ठीक है। हमारी बैक स्ट्रेट नहीं होती है, हम झुक के काम कर रहे हैं। अब जिनका टेबल वर्क है वो ऑलरेडी झुक के काम कर रहे हैं, गर्दन भी झुक के होती है। फिर जब मोबाइल यूज करते हैं तो हम टोटली पीछे रिलैक्स होकर करते हैं। बैक यहाँ पे भी उसकी स्ट्रेट नहीं हुई, नेक भी स्ट्रेट नहीं हुई, रिलैक्सेशन मूड कोई नहीं होता। जैसे थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए आप फोन उठा लेते हैं, उसमें भी आपका पोस्चर गलत होता है। नेक पेन यहाँ से स्टार्ट हुआ। शोल्डर पेन का क्या? आप बैठे में झुक के काम कर रहे हैं, ठीक है, बैक स्ट्रेट नहीं है, उस पर प्रेशर आया, ओके, ठीक है। ये सबसे बेसिक है जो मैं डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट जो मेरे पास पेशेंट आते हैं मैं यही देखती हूँ। अच्छा इसका कोई मेडिसिन वाला कोई सीन नहीं है। आप जस्ट
कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस वो करें, डेली बेसिस पे करें। अच्छा, तो ये ठीक हो जाएगा, इसमें मेडिसिन की जरूरत है ही नहीं। हाँ, अगर आप इसको इग्नोर करते जा रहे हैं तो ऑब्वियसली ये स्वेयर हो जाएगा। अच्छा, मतलब आप इसका क्रक्स मैंने ये निकाला है कि जो हमारे पोस्चर है, हम लोग वो नहीं सही बैठे हुए होते, उसकी वजह से ये तमाम तरह जो प्रॉब्लम्स डेली बेसिस पे हमारे साथ हो रही होती है। मुझे बताएं, मैं ठीक बैठी हुई अभी आप एक्टिव हैं, हाँ। आप सीधा बैठे हुए, थोड़ी देर बाद जैसे आप रिलैक्स होंगी आप हाँ, मैं इस तरह करके हाँ जी। या रिलैक्स मोड में आ जाऊंगी तो वो ऐसा ही हमारा पोस्चर जो है खराब हो जाता है। ऐसा ही है। अच्छा, आप फीमेल है, घर के काम करती हैं, ठीक है, कमर दर्द होगी, अच्छा ठीक है, इजी सीन है, मतलब इग्नोर कर दिया, कब तक करेंगी? खड़े होके खाना बना रही हैं, हाँ। शोल्डर पेन आ रहा है। अब शोल्डर पेन सिर्फ एक ये नहीं है कि वर्क करने की वजह से आ रहा है। अच्छा, इसमें एक आता है फ्रोजन शोल्डर जो कि बहुत कॉमन है फीमेल्स में, ठीक है। वो उसकी 3 स्टेजेस होती है। पहले स्टेज में पेन आती है, पेन किलर ले लिया, फर्क पड़ गया। सेकंड में उसमें ज्यादा पेन आती है, ठीक है, मूवमेंट रुक जाती है। एग्जैक्टली, हाँ। उसमें हम फिर डिफरेंट एक्सरसाइज होती है, थेरेपी होती है, हीटिंग थेरेपी होती है। अच्छा, उसके बाद फिर प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज होती है, फिर जाके आपको फर्क पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी आपको रेगुलर बेसिस पे डेली एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी पड़ती है टिल एंड तक आप प्रॉपर ठीक हो जाए। लेकिन खास तौर पर तो डॉक्टर वाहा हम लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। ऐसा मतलब ही है। कमर दर्द होती है, शोल्डर दर्द होती है, तो यहाँ तो हम एक पेन किलर खा लेते हैं। पेन किलर भी मोस्टली ना यूज करते हैं न्यूब्राफोल, जबकि नहीं करनी चाहिए। अच्छा, उसमें बेसिक निम्स है, बहुत बेसिक टैबलेट है इसका। एक तो साइड इफेक्ट नहीं है कोई खास, स्टमक पे नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आपको लाइट पेन हो रही है या रात को सोते हुए आपको नींद नहीं आ रही जिस्म दर्द की वजह से, तो आप निम्स ले लें, वो बेटर है, बजाय कि आप न्यूब्राफोल लें या सिंप्लेक्स लें। वो बहुत हैवी डोज वाली हो जाती है, वो नहीं लेना चाहिए। अमूमन जैसे जिम वर्क करके आए हैं, ठीक है, अभी आपने पहले डे पे लगाया है, अव्वल तो मेडिसिन लेनी नहीं चाहिए क्योंकि फटीग हो जाती है मसल पे जब वर्कआउट होता है। ठीक है। अगर फिर भी नहीं हो रहा, आप हार्ड वाटर बाथ ले लें, ठीक है। उससे ये होगा मसल थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे, सूदिंग हो जाएंगे, आपको नींद आ जाएगी। अगर नहीं आ रही तो इन केस आप निम्स टैबलेट ले लें, अदरवाइज जरूरत नहीं है। जैसे मुझे अब हम टैबलेट तब रेफर करते हैं या बताते हैं जब बहुत ज्यादा पेन हो पेशेंट को। जैसे फर्स्ट डे मैंने एक्सरसाइज कराई, मुझे पता है कि अभी मसल्स पे वर्क हुआ है तो ये रात को पेन करेंगे, तो तब मैं उनको मेडिसिन सजेस्ट करती हूँ, अदरवाइज जरूरत नहीं होती। हमारा बेसिक फिजियो में है भी कि मेडिसिन के बगैर ठीक करना। एग्जैक्टली, मतलब वो है ये ना कि हमारी जो मेडिसिन है वो ऑलरेडी हमारे जिस्म को अफेक्ट कर रही होती है और भी ज्यादा उसके फिर कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो मेडिसिन के बगैर जो हमने क्या इलाज करवाना है जिसकी वजह से हम एक तो ठीक भी हो जाए, कोई इफेक्ट भी नहीं हमारी बॉडी पर मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं ना, जैसे नी पेन के साथ आती है, बैक पेन के साथ, स्पेशली जो फीमेल्स आती है नी पेन के साथ, उनको मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ओए हो गया, ये नॉर्मल जो डिजीज है जो फीमेल्स को हो जाती है आफ्टर 45 ईयर्स के बाद, ठीक है। अब क्या है, वो केयर नहीं करती, विटामिन की कमी हो गई, कैल्शियम की कमी हो गई, विटामिन डी की कमी हो गई, डेली बेसिस पे नहीं लेती, पेन स्टार्ट हो गई। अब पेन के साथ वो चली गई ऑर्थोपेडिक के पास। लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो जस्ट आप उनको इतना रिकमेंड कर दे कि आप डेली बेसिस पे जो काम करिए थोड़ा सा टाइम मैनेज करके अपनी एक्सरसाइज कर लें। अच्छा, ठीक है, उससे आप ठीक हो जाते हैं। एक्सरसाइज के साथ अपनी डाइट ठीक रख लें, ठीक है। अगर आप मतलब डेली बेसिस पे दूध नहीं पी सकते तो कुछ मेडिसिन होती है, मल्टीविटामिन होती है, आप वो ले लें, कम से कम आपकी इंटरनल तो वो पूरी होगी कमी। उसके साथ एक्सरसाइज मस्ट है, मतलब दिन में आप 2 बार कर लें, एनफ है। कम से कम आपकी डेली रूटीन की एक्सरसाइज और काम चलता रहेगा। लेकिन ऐसे में हमारी डेली रूटीन में जो आप लोग फिर सजेस्ट करते हो कि डाइट किस तरह की होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, प्रोटीन्स, डेयरी प्रोडक्ट्स में, या बाकी और चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए? इस तरह के हालात हैं, हाँ, महंगाई है, हम किसी को, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप डेली बेसिस पे प्रोटीन लें, कार्बोहाइड्रेट्स लें, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इवन कि हमें खुद भी ये चीज़ें कैरी करना बहुत मुश्किल होता है कि अब आज हमने ये खाया वो खाया, नहीं होता। तो एट द एंड हमें सिर्फ ये होता है कि अगर आपने काम किया है, आप प्रॉपर रोटी खाएं, ओके, ठीक है, सही। ओके, अच्छा, अगर आपको पेन आ रही है, आप सारा दिन वर्किंग, तो आप हॉट वाटर वो होता है बॉटल होती है वो कर लें, हीटिंग पैड होता है वो रख लें, मसल रिलैक्स हो गया, बैठे बैठे एक्सरसाइज होती है, लेटे लेटे एक्सरसाइज होती है, वो करें और आप रिलैक्स है। अब ठीक है, ऑफिस वर्क किया, अब आप फ्री हो गए, वहीं पे बैठे बैठे आप एक्सरसाइज कर लें, फ्रेश होके उठ जाएंगे। अच्छा, सुबह उठते वक्त, उठने से पहले 5 मिनट की एक्सरसाइज है, आप वो करें, आप फ्रेश है। और रात को सोने से पहले एक्सरसाइज कर लें तो आप फ्रेश। बहुत से लोग हैं जो सुबह उठते स्ट्रेचिंग करते हैं अपनी बॉडी की, और तो उनसे भी बहुत ज्यादा उन्हें फर्क पड़ता है। ऐसा है, जैसे बैक पेन है, किसी को अगर इतनी स्वेयर हो गई है कि वो सीधा नहीं लेट सकता, तो आप सीधा लेट के एक तकिया इस साइड पे रखें, एक तकिया इस साइड पे रखें। अच्छा, आपकी बैक ऊपर उठ जाएगी तो सारा प्रेशर बैक पे नहीं आएगा। बैक के नीचे रखना है या साइड पे, ताकि बैक ऊपर हो जाए। ओके, ठीक है, तो इससे ये होगा कि कम से कम आपकी रात सुकून से गुजर जाएगी। अगर शोल्डर पेन है तो शोल्डर के नीचे थोड़ा सा पिलो रख लें। नेक पेन अमूमन आता है कि हम तकिया बहुत मोटा रखते हैं, हाँ, ये चीज होती है, वो आपका तकिए का बैलेंस सही होना चाहिए ताकि नेक पेन ना आए।
किसी किसी को बहुत ज्यादा आदत होती है बहुत मोटा तकिया रखने की, तो ये चीज अच्छी नहीं है क्योंकि मसल स्टिफ हो जाते हैं। सेकंड एक और चीज, जो ऑफिस में बैठे हुए हैं डायरेक्ट ऊपर एसी लगा हुआ है, एसी की हवा सीधा मसल्स पे जा रही है, खासतौर पर ये शोल्डर मसल्स पे आ रही फिर है। आप वहां से निकलते हैं, गर्मी में बाहर निकलते हैं, फिर दिन वापस आते हैं, फिर हवा लगती है, तो मसल बहुत स्टिफ हो जाते हैं, इवन के मूव भी नहीं करते। तो ये चीज क्या एक्सरसाइज क्या सजेस्ट करेंगे अगर आप हमें बैठे बैठे कुछ एक्सरसाइजेस बता दें? सबसे पहले ना डायरेक्ट भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा हीटिंग दे। अच्छा, हीटिंग 2 कंडीशन में है, अगर आपको स्वेलिंग है तो वहाँ पे हीटिंग नहीं देनी चाहिए, वहाँ पे आइसिंग करनी चाहिए। अगर आपको चोट लग गई है और स्वेलिंग हो गई है, वहाँ हीटिंग नहीं करनी चाहिए, आइसिंग करनी चाहिए, वो बेस्ट है। सेकेंड, अगर नॉर्मल है सिर्फ स्टिफनेस है तो देन आप पहले जिस जगह पे आपकी स्टिफनेस है वहाँ पे हीटिंग दे। सपोज नेक पे और शोल्डर पे आपने हीटिंग दी 10 से 15 मिनट के लिए, जितने आप बर्दाश्त कर सकते हैं। हाँ, डायबिटिक पेशेंट के लिए हीटिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनकी बॉडी को पता नहीं चलता, लेकिन हीटिंग अंदर जा रही है तो वो जला देती है। हाँ, ये चीज़ है, इस चीज़ का ख्याल है। तभी हमें पेशेंट की हिस्ट्री लेने वक्त हमें ये सारी चीज़ें कि वो हाइपरटेंसिव तो नहीं है, डायबिटिक तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। आप नॉर्मली कोई भी एक्सरसाइज ऐसे नहीं कर सकते, हो सकता है कि उसका कार्डियो का मसला हो, क्योंकि एक्सरसाइज जब कराते हैं फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवानी पड़ती है, हैवी एक्सरसाइज ना हो जाए। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि इतने वीक होते हैं कि अगर मुझे उनको काउंटर बैलेंस करना पड़ता है, उनके अगेंस्ट एक्सरसाइज फोर्स लगानी पड़ती है, वो बर्दाश्त नहीं होती। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। हीटिंग किसके साथ कर रहे हैं हम लोग? हीटिंग पैड होता है, ठीक है, वो हॉट वाटर बॉटल मिलती है, ठीक है, वो ना कर लें। तो जैसे हम लोग एक देसी नुस्खा है, मतलब जो मैं अगर नहीं किसी को अफोर्ड कर सकता तो नमक जो होता है, सिंपल सादा नमक जो होता है, गरम करके पोटली बना के ठकोर कर लें, वो सबसे इजी है। वो जगह जगह रख के ठकोर कर ली। अब नेक्स्ट से स्टार्ट हुई, अब आपने अपना हाथ फॉरवर्ड रखा, हाथ से पीछे प्रेशर लगाया और माथे से आगे लगाया, ठीक है, ये काउंटर बैलेंस हो गया। तो आपके ये मसल स्ट्रेच होते हैं, ये गर्दन के, ठीक है। इसी तरह आपने बैक पे रखना है, ठीक है, हाथ से आगे की तरफ और से पीछे की तरफ, ठीक है। तो आपको फोर्स लगानी है आपने, अगेंस्ट फोर्स लगानी है आपने, ठीक है। फिर इसी तरह साइड पे हाथ रख के करें, फिर इस साइड पे करें, ये हो गई नेक की। अब यहीं से बैठे बैठे आप अपने नेक को राउंड करें, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी करनी है, लेकिन प्रॉपर करनी है। अब अक्सर जब मैं पेशेंट को कराती हूँ उन्हें नहीं होती, वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे होते, प्रॉपर करनी है। फिर जब हम सलाम फेरते हैं, नीचे देखा, सलाम फेरा और अपनी चिन से थोड़ा सा प्रेशर दिया, तो ये हमारे ये सारे मसल वर्कआउट करते हैं, ठीक है। इसी तरह ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये थोड़ी बहुत नेक की हो गई, ठीक है, हीटिंग से थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। अच्छा, अगर आपका पीछे सर्वाइकल में पेन आ रहा है, अब वो आप खुद नहीं कर सकते, लेकिन घर में आप बता सकते हैं कि हल्का सा ऑयल वगैरह लेके ना उसको वहाँ पे प्रेशर देके आप इस मूवमेंट में, लेकिन प्रेशर पॉइंट्स का भी तो पता होना चाहिए। हाँ, अगर प्रेशर पॉइंट्स का नहीं पता होगा तो वो फिर रिवर्ट बैक भी आ सकती है। वो अलग। सबसे पहले तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते ही नहीं ना, नॉर्मल दर्द को लेकर हम लोग खुद ही से डॉक्टर बन जाते हैं, खुद ही से तशखीस करके मेडिसिन खा लेते हैं। अच्छा, ये जो मैं बात करूँ डिसलोकेट हो जाती है तो उसमें फिर क्या ट्रीटमेंट है? अच्छा, क्या करें? मेडिसिन चलती है, इसमें मेडिसिन चलती है, इसमें आप न्यूरो के पास जाते हो, ठीक है। अच्छा, वो आपको मेडिसिन वगैरह देता है, क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो न्यूरो से कंसल्ट होती हैं, क्योंकि हम मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते, ठीक है। इसमें हीलिंग प्रोसेस होते हैं, हाँ, वो उनकी मेडिसिन चल रही होती है, बाकी जो एक्सरसाइज होती है वो हमने करानी होती है। अब हमने एक्सरसाइज में इस तरह ख्याल करना होता है, हो सकता है कि पेशेंट झुके तो गैप ज्यादा आ जाए। अच्छा, अब हमें उसके ऑपोजिट चलना होता है, ठीक है। हमने सारे उसकी पोजीशन देखनी होती है, किस पोजीशन पे उसको पेन आ रही है, किस पोजीशन पे उसका गैप आ रहा है, तो ये सारी चीजें देख के हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान करना होता है और उसको उसी चीज को फॉलो करना होता है। आप नॉर्मली ऐसा नहीं हो सकता बैठे बैठे आप कोई भी एक्सरसाइज कर लें आप ठीक हो जाए, नहीं होता ऐसे। ये चीज है, फिजियोथेरेपी बेसिकली है ही आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान। अगर इस तरह की जो हमें प्रॉब्लम्स हो रही होती है, फिजियोथेरेपी के बाद बिल्कुल ही बंदा ठीक हो जाता है या 90% 95% थोड़ा सा उसमें फर्क आता है? देखिए, फिजियोथेरेपी अगर आपके पास बहुत पैसे तो आप डेली आ जाए हमारे पास। अच्छा, डेली आ जाए, ठीक है। लेकिन अब हमें पेशेंट की कंडीशन भी देखनी होती है, पेशेंट के हालात भी देखने होते हैं। आगे जैसे फ्रोजन शोल्डर, सिंपल एक्सरसाइज, अगर उसकी पहली स्टेज है, आप पहले 3-4 दिन आए, ठीक है, थेरेपी कराएं, एक्सरसाइज करें, वो बहुत बेटर हो जाता है, आप घर में कंटिन्यू कर लें। अच्छा, ठीक है। सेकंड स्टेज है, उसमें आपको 10 to 15 डेज लगते हैं, क्योंकि उसमें स्वेयर पेन हो जाता है। जो थर्ड स्टेज है वो तो चली जाती है सर्जरी पे, उसमें तो मूवमेंट ही रुक जाती है। अगर सेकंड स्टेज है और आपने उसको वाकई ठीक कराना है तो आप 10 से 15 दिन हमें दें, वो काफी बेटर हो जाता है, मूवमेंट प्रॉपर हो जाती है। उसके बाद अपने घर में एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी ही करनी है। सिर्फ आपने ये नहीं देखना कि अगर हम वहां जाके डॉक्टर से कंसल्ट करके जो है हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो घर आके हम लोगों ने बिल्कुल ही छोड़ देना, घर आके भी आपने उसको एहतियात करनी है और प्रैक्टिस करनी है और एक्सरसाइज करनी है, तब भी आप जो है बेहतर फील कर सकते हैं। डॉक्टर रुबाहा फिजियोथेरेपिस्ट हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर रुबाहा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और जनाब, दर्दों के हवाले से, पुरानी दर्दों के हवाले से हम बात कर रहे थे कि जैसे ही मौसम
मौसम चेंज होता है तो बहुत सी दर्दें दोबारा सोना शुरू हो जाती है, उनको किस तरह टैकल किया जा सकता है। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब हमने कुछ बात करनी है जदीद ज़माने के जदीद तकाज़ों के हवाले से, क्योंकि हर कोई यही चाहता है, क्योंकि ये डिजिटलाइजेशन का दौर शुरू हो चुका है और घर बैठकर हर कोई पैसा कमाना चाह रहा है इजीली। जो हम लोग घर पे काम करें, हमें बाहर ना जाना पड़े और पैसा जो है हमारे डोर स्टेप पर आ जाए, हम लोग ये सब कोई हर कोई खासतौर पर नौजवान की ये ख्वाहिश पूरी हो भी रही है। आज भी दो ऐसे ही नौजवानों से मैंने आपकी मुलाकात करवानी है जनाब। एक सबसे पहले तो एक बहुत ज़्यादा बहस छिड़ती है कि या तो नौकरी की तरफ जाया जाए या फिर कारोबार की तरफ जाया जाए। फिर दूसरी बहस आती है कि स्किल्स होने चाहिए आपके पास कुछ करने के लिए या फिर डिग्री होने चाहिए आपके पास कुछ करने के लिए। लेकिन मैंने ऐसे भी बहुत सारे केसेस देखे हैं कि जिनके पास ना तो डिग्री है ना तो स्किल्स हैं, लेकिन वो अपने आप के ऊपर इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं कि जनाब वो फिर कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं, अपनी मंजिल को पा ही लेते हैं। तो दो ऐसे ही नौजवान हमारे पास मौजूद हैं कि जिन्होंने स्किल्स उनकी छुपी हुई थी, लेकिन उनको इस तरह उन्होंने पॉलिश किया कि अब वो अपना नाम बना बैठे हैं। तो आज मैं आपसे मुलाकात करवाने वाली हूँ जनाब। इस्माइल ब्लॉगर हैं जो कि पॉडकास्ट भी करते हैं, यूट्यूबर भी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। आप उसको बहुत ज़्यादा देखते भी हैं, सोशल मीडिया पर इन भी रहते हैं। बहुत सारे मशहूर शख्सियात हैं जिनके उन्होंने इंटरव्यूज़ भी किए हैं। उनके साथ साद अल्लाह वाला है हमारे साथ, जो कि जनाब एंटरप्रेन्योर हैं और उनको भी आप सोशल मीडिया पर काफ़ी इन देखते हैं। लेकिन इन दोनों की जो ख़ास बात ये है जो मुझे पता चली है कि साद जो है स्कूल नहीं गए हैं, मतलब उनके पास कोई डिग्री मौजूद नहीं है। और इस्माइल के बारे में मुझे ये बताया गया है कि जनाब वो यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हैं। तो जब इस तरह की जो केसेस हमें सुनने को मिलते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि अच्छा फिर ये लोग काम कैसे कर रहे हैं, या इन लोगों के पास अगर डिग्री नहीं है तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। मतलब ये एक माइंडसेट हमारा बना हुआ है। तो ये उन्हीं की जर्नी, उन्हीं की ज़बानी जानेंगे कि उन्होंने किस तरह अपने आप को पॉलिश किया, अपने स्किल्स को जाना और उनको एक्सप्लोर करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस्माइल, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में और साद आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। साद आप भी ठीक है? बिल्कुल बेहतरीन। अच्छा इस्माइल, आप ही से स्टार्ट करूंगी। आप ब्लॉगिंग करते हैं, पॉडकास्टिंग भी करते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। तो सबसे पहले तो बताइए जर्नी कैसे आपकी स्टार्ट हुई, और जिस तरह मैंने कहा कि ड्रॉप आउट है यूनिवर्सिटीज में, इज इट ट्रू? या इट्स ट्रू। मैं 2002 में जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई तो मैं छोटा सा था, तो उस टाइम मुझे मतलब एक फील आता था कि यार मुझे फैमिली के लिए कुछ करना है। अच्छा। बड़ा छोटा था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया तो एहसास और अंदर आता गया कि यार लाइफ बहुत सख्त है। जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो उस टाइम आई रियलाइज़ कि यार लाइफ वाकई में बहुत सख्त है और मुझे कुछ करना है फैमिली के लिए। तो डिफरेंट जगहों पे मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया, कोशिशें की, लेकिन जॉब नहीं मिली, क्योंकि गाँव से आया हुआ एक बंदा था जिसको बोलना नहीं आता सही तरीके से, तो उसको कोई जॉब क्यों देता। तो ऐसे ही एक दौरान मैं जा रहा था, बस में बैठा हुआ था, इन्हीं सोचों में गुम था कि मुझे मोबाइल पे एक मैसेज मिला जो स्पैमी मैसेज होते हैं नॉर्मली, प्रमोशनल मैसेज के इफ़ यू वांट टू मेक मनी ऑनलाइन सेंड अस योर ईमेल एड्रेस। अच्छा। हाँ, अब ये वो टाइम था कि जहाँ पे मुझे फेसबुक का भी आइडिया नहीं है, जहाँ गूगल का भी आइडिया नहीं है, मतलब ऑनलाइन फील्ड का मुझे कुछ भी पता नहीं था, मेरे पास पीसी वगैरह कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद जब मुझे लगा कि यार ये मैसेज कुछ तो है जो मुझे मिला है, तो मैं जाके नेट कैफ़े में बैठ गया, मैंने अपना ईमेल एड्रेस बनाया, उनको सेंड कर दिया और काम शुरू हो गया। तो वो स्पैम मैसेज नहीं था, वो सही में कहीं से आया? स्पैम मैसेज। अच्छा। लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए कोई रास्ता चुना है। मतलब वो फीलिंग आती है कि जब आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं, ऑटोमेटिकली चीज़ें पॉजिटिव साइड पे चलना शुरू हो जाती है। तो उस टाइम तक मुझे कोई ऑनलाइन फील्ड का आइडिया नहीं था, लेकिन मैंने शुरू कर लिया और मुझे तकरीबन 3 साल लगे अपना पहला डॉलर जनरेट करने में। और ये 3 साल में किस तरीके से मैंने लाइफ के गुजारे हैं मैं आपको बता नहीं सकता। जब जेब में पैसा नहीं होता, आपको आगे बढ़ना होता है, फाइनेंशियल इश्यूज फेस करते हैं, बट जब वो पहला डॉलर मैंने जनरेट कर लिया तो मुझे लगा कि अब ये $1 को $10 में, 10 को $1000 में कन्वर्ट करना इज़ ईजी।
और मैंने मेहनत शुरू कर दी। तकरीबन 5 साल के बाद मेरी वो मेहनत रंग लाई। मुझे यूएस गवर्नमेंट ने इनवाइट कर लिया। यस, आई वेंट टू यूएस और मैं वहाँ पे डिफरेंट एंटरप्रेन्योर से मिला। एंड जब वहाँ से मैं वापस आ गया तो मेरी लाइफ चेंज हो चुकी थी। एंड आई स्टार्टेड माई ओन फास्ट फूड वहाँ पे पेशावर में, क्योंकि मैं बेसिकली वहाँ से बिलोंग करता हूँ। ठीक है जी। एंड देन मैंने अपना ऑफिस ओपन कर लिया वर्ल्ड बैंक के साथ एंड KPIT बोर्ड के साथ एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मैंने काम किया KP यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में। एंड अभी जो चल रहा है तो तकरीबन आई हैव ट्रेंड अराउंड 3 लाख प्लस स्टूडेंट्स थ्रू माई यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया एंड Udemy पे। आई वॉज द फर्स्ट पाकिस्तानी जिसके तकरीबन 24 घंटों के अंदर 11,000 स्टूडेंट्स उसको कोर्स में इनरोल हुए थे Udemy क्या पर। बात है। तो वहाँ से होते होते शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ह्यूज अचीवमेंट। एग्जैक्टली। और हमारे लिए भी आपके लिए भी। मेरे लिए तो ऑफ कोर्स है ही है, क्योंकि मैं हर स्टेप को जब लेता हूँ थोड़ी सी कामयाबी मिलती है तो उसको अचीवमेंट कंसिडर करके उस पर आगे बढ़ता हूँ। सो तकरीबन 8 साल तक मैंने कोशिश की कि मैं अपनी डिग्री कंप्लीट कर लूँ। हर सेमेस्टर में मेरे पेपर फेल हुए थे, लेकिन 8 साल के बाद आई रियलाइज कि नहीं यार, मैं डिग्री के लिए नहीं बना। अच्छा। या मुझे लगा कि स्किल्स अगर आपके पास है तो आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल। और मुझे हैरबाद कहना पड़ा अपने उस डिग्री को। लेकिन अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ। ये डिग्री कौन सी कर रहे थे, किस में डिग्री कर रहे थे? मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट था। अच्छा, ओके। और मजे की बात बताऊँ तो इकोनॉमिक्स में भी बाई चॉइस नहीं गया था, बाई चांस गया था। यानी कि मेरे मार्क्स जो थे वो C ग्रेड पे मैं पास हुआ था और बड़ा मुश्किल से मेरी जो एडमिशन वहाँ पे हुई थी। लेकिन ये था कि जब एडमिशन हुआ तो फिर उसको कंटिन्यू करना पड़ा, लेकिन वहाँ से मैं IT सेक्टर की तरफ चला गया। जो सबसे खुशी की बात है मेरे लिए, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो लास्ट वीक मुझे यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर की तरफ से कॉल मौसूल हुई उस्मान साहब की तरफ से। उन्होंने कहा कि इस्माइल, हम एक नया इनिशिएटिव ले रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसको आप कंटिन्यू रखें, वेबसाइट लीड। ठीक ठीक। तो बहुत ज़्यादा BCS और IT के स्टूडेंट्स के होते हुए एक ड्रॉप आउट स्टूडेंट को कांटेक्ट करना बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली, बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, यहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन साद की तरफ अब मैं जाना चाहूँगी। साद, आप हमें बताइए अपनी जर्नी के बारे में, कैसे आपने अपने ये जो करियर है इसको स्टार्ट किया, कैसे बूस्ट मिला आपको? पहले तो बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। जो करियर स्टार्ट हुआ वो तो बचपन से ही हो गया, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली। तो जब भी हमारी डिनर टेबल से बातें होती हैं, इट्स ऑलवेज अबाउट बिजनेस और हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड क्रिएट बिजनेस थ्रू इट, क्रिएट मोर जॉब्स, हेल्प मोर एंड मोर पीपल। क्योंकि मेरी दादी जो हैं वो भी एक फाउंडेशन चलाती हैं, मेरे वालिद भी कारोबार करते हैं, दादा भी। तो सब क्योंकि कारोबार वाले थे, सब क्योंकि लोगों की मदद करने वाले थे, तो एक कीड़ा दिमाग में पहले से बैठा हुआ था कि यही चीज़ करनी है। अच्छा, बिजनेस ही करना है। बिजनेस ही करना है, ठीक है। एक और चीज़ हमारे घर में होती थी, वो हमें होती थी कि पॉकेट मनी नहीं मिलती थी बच्चों को। अच्छा। तो व्हेन आई वाज 11 मैं हमारे कराची में होता हूँ, तो वहाँ पे एक सुपरमार्केट गया, तो आई सॉ दिस बॉक्स ऑफ रेडी टू मेक केक्स, कि दूध और पानी मिला के जो डब्बे से नहीं केक बन जाते। तो आई स्टार्टेड सेलिंग केक्स ऑनलाइन ऑन फेसबुक व्हेन आई वाज 11। सो दिस वाज बैक इन 2011, नहीं 12। अच्छा। एंड उस वक्त केक बना के बेचने शुरू किए। सब जो भी पॉकेट मनी होती थी वो उससे आती थी। वाओ। तो उसी चीज़ को फिर आगे चलते रहे। मेरे वालिद जो हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं। ही इज़ एन इन्फ्लुएंसर हिमसेल्फ, ही हैज़ अ लॉट ऑफ अ वेरी बिग फॉलोइंग। तो उनसे ही इंस्पिरेशन मिलती रहती है कि किस तरह आगे बढ़ें। ही वुड ड्रैग मी टू ऑल दिस कॉन्फ्रेंसेस ग्लोबली, और उस वक्त तो मैं छोटा सा बच्चा उनका बैग लेके और उनके पिक्चर लेते रहता था। लेकिन जो चीज़ सीखने को मिली, जब आप एक बेहतरीन इन्वायरमेंट में बैठते हैं, किसी कारोबार वाले शख्स के साथ ही बैठते हैं, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स हों या जॉब क्रिएटर्स हों, बिलियनर्स हों, मिलियनर्स हों, उनके साथ मैं 10 से ज़्यादा ममालिक में गया, तो बहुत चीज़ें इस तरह को सीखने को मिली जो मेरी ऑन माई ओन जो जर्नी स्टार्ट हुई। जो मैंने साथ स्टार्ट किया कि आप स्कूल नहीं गए, वो अब मैं आने लगा। तो आई डिड गो टू स्कूल इन द स्टार्ट, और आई वाज डूइंग माय O levels. अच्छा। But I went to this camp. I got selected to a camp in Howard, in America. अच्छा। और वो एक एंटरप्रेन्योरशिप का बूट कैंप था 2 हफ्ते का, जिसमें MIT और हार्वर्ड के टॉप जो टीचर्स थे और बिजनेसमैन थे वो आके पढ़ा रहे थे। ठीक है। तो जब वहाँ से गया, वहाँ पे कंपटीशन हुआ, 20 से ज़्यादा मुल्क से लोग आए हुए थे, उनके दरमियान कंपटीशन हुआ, उसमें मैं जीता। तो व्हेन आई केम बैक, मुझे हुआ कि स्कूल में ज़रा पॉज लेते हैं और काम पे फोकस करते हैं।
आपका भी वो माइंडसेट था कि जैसे इस्माइल ने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे अंदर ये कीड़ा नहीं है? मुझे जरूरत नहीं लगी, मुझे ये नहीं था अच्छा। कि मुझसे नहीं हो सकता। आई वॉज ओके स्टूडेंट, मैं ई आके मैं पास जरूर हो जाता था, ठीक। लेकिन आई नेवर रियली फेल्ट द नीड ऑफ इट। आई वुड ऑलवेज बी चैलेंजिंग फैमिली। उसके बाद नहीं गए फिर? उसके बाद कोई डिग्री उसके नहीं, बाद कोई बस कुछ मैंने नहीं? पॉज किया था। हाँ। आज तक वो वापसी प्ले नहीं हुआ, वो प्ले ही नहीं हुआ, अभी तक पॉज ही चल रहा है। इस्माइल आपको ही पॉज ही चल रहा है, अब आगे प्ले करने का कोई इरादा भी नहीं रखते कोई मूड दोनों? नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि आई डोंट नो, लेकिन मेरा माइंड सेट ऐसा है कि यूनिवर्सिटी है या स्कूल जो है ना वो आपको हेल्प करती है ग्रूमिंग में, Okay. क्योंकि आप डिफरेंट लोगों से हाँ। मिलते हैं। लेकिन जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो आपको हेल्प नहीं करता आपका फेवरेट जॉब दिलाने में या फेवरेट जॉब का वेंचर स्टार्ट करने में। दिस इज माय माइंडसेट एंड मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे उस हवाले से। तो क्या लगता है आपको कि अगर इस साइड पर आना चाहिए लोग, अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या आपकी तरह इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, तो उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए या अपने जो अंदर छुपे हुई स्किल्स हैं उनको किस तरह पॉलिश कर सकते हैं वो लोग? राइट, सो द फर्स्ट थिंग इज कंसिस्टेंसी। ओके। अगर आप एक कंसिस्टेंट इंसान है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन फील्ड जो है वहाँ पे आपको A to Z खुद से सीखना है या आपको गूगल या यूट्यूब से सीखना है। आपको डंडा लेने वाला बंदा नहीं होता जो आपके सर पे खड़ा हो कि भाई आपने करना है। तो अगर आप कंसिस्टेंट है और आपके अंदर वो कीड़ा है जिस तरह साद ने कहा कुछ करने की, कुछ कर दिखाने की, सो आप उस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। द सेकंड थिंग इज कि आपको कम से कम जो टाइम ड्यूरेशन लगना है वो 1 ईयर से 2 ईयर्स का होता है ऑनलाइन स्किल सीखने में, क्योंकि ऑफ कोर्स जब आपका टीचर नहीं होगा आप खुद से सीखेंगे तो आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो ऑटोमेटिकली कम होता है। लेकिन वहाँ पे आपकी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीखने की वो ज़्यादा बढ़ जाती है। सो ये 1 से 2 साल ऐसे होते हैं जिसमें आप एक बिगिनर लेवल के एक एक्सपर्ट बन जाते हैं और आप अपने स्किल्स को सेल कर सकते हैं ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है या यूट्यूब है या आप अगर ब्लॉगिंग में चाहते हैं, क्योंकि मैं तीनों में काम कर रहा हूँ। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि अगर आप चाहते हैं सुबह स्टार्ट ही से कि भाई मुझे पैसा कमाना है तो शायद आपको थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़े। क्योंकि पैसे से पहले एक चीज़ आती है और वो है स्किल्स, राइट? जब तक आप स्किल्स माइंडसेट नहीं रखेंगे तब तक पैसा नहीं आएगा। सो पैसे वाला वो होना चाहिए, लेकिन उससे पहले स्किल्स माइंडसेट होना चाहिए। एक बार आपके स्किल्स आ गए उसके बाद जो है ना आप पैसा कहीं से भी, बल्कि डिफरेंट इतने उसके जो है ना तरीके आ चुके हैं, एग्जैक्टली डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट चीजें हैं जिनसे आप इजीली पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आपने ये देखना है, ये ढूंढना है कि आपकी स्किल्स, आप किस स्किल के ऊपर कमांड रखते हैं, उसको कितने अच्छे तरीके से पॉलिश करके उसको फिर एक्सेल कर सकते हैं। अच्छा साद, यू आर वेरी यंग, यू आर टू यंग, ठीक है? तो अभी आपका बिजनेस क्या है, किस चीज़ में एक्सेल कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, आगे के क्या प्लान्स? तो मैं कराची में होता हूँ। कराची में एक कम्युनिटी है स्टार्टअप ग्राइंड के नाम से जो ग्लोबली होती है, मैं उसको कराची में चलाता हूँ। वी हैव ओवर 5000 मेंबर्स। उसके अलावा मैं जो कारोबार है पाकिस्तान में काफ़ी सारों को मैं बिजनेस डेलीगेशंस लेके जाता हूँ टर्की या अलग अलग ममालिक, जिसमें उनको ग्रूमिंग की हेल्प कराते हैं। अब क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस मैंने अपने ट्रिप्स में लिए या अपने कॉन्फ्रेंसेस में लिए, पाकिस्तान में कारोबार पैसे तो कमा लेता है, स्किल सीख के ऑनलाइन जाके पैसे ज़रूर कमा लेते हैं, बट इफ़ दे रीच 100,000 दे डोंट नो हाउ टू रीच 1 मिलियन। तो वो वाला जो गैप है वो पाकिस्तान में इतनी फ्रीली अवेलेबल नहीं है जो नॉलेज है। तो when you go to a conference, when you meet a venture capitalist जिसके पास सच में $200 मिलियन का बजट है, या कोई ऐसे कारोबार से मिलते हैं जो $1 बिलियन पे है, जब आपके दोस्त उस तरह के बनते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उस तरह के बनने शुरू हो जाते हैं। तो आई स्टार्टेड टू टेक दिस डेलीगेशन, जिसमें हमारे साथ पिछली बार 15 लोग गए थे, इस बार भी काफ़ी लोग गए। और अब प्लान यही है कि इसी तरह कारोबार जो है उनको ऑन ग्राउंड भी हेल्प की जाए। हम कराची में हर हफ्ते इवेंट्स कराते हैं। हर हफ्ते फाउंडर्स के साथ मीटअप्स होते हैं, पॉडकास्ट होते हैं। लाहौर में अभी तक नहीं है, लेकिन लाहौर में बिल्कुल हमारे दोस्त बहुत सारे हैं जो करा रहे हैं। तो अगेन कराची इज वेरी लार्ज सिटी, 30 मिलियन पीपल, तो बिल्कुल ऐसे ही गैप बहुत बड़ा है। मगर अगेन अब ग्लोबली सोचते हैं, अब हम कराची, अब आई डोंट फील लाइक आई लिव इन कराची एनीमोर, आई लिव ऑन द ग्लोब। अब आप लिंक्डइन पे होते हैं, फेसबुक पे होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, तो वो गैप रह जाता है। और जिस तरह अभी कहा कि स्किल्स सीखने के लिए हमें यूट्यूब और गूगल पे ही जाना है, तो दोस्त बनाने के लिए भी आपको लिंक्डइन फेसबुक पे ही जाना है। आपने चल के नहीं जाना, आपने स्कूल अब चल के नहीं जाना, डिग्री लेने के लिए चल के नहीं जाना,
MIT का कोर्स अब आप ऑनलाइन कर सकते हैं। बिल्कुल हर चीज ऑनलाइन आ गई हुई है ना, हर चीज आ गई हुई है। तो मुझे साथ आपको भी ये लगता है अभी भी ये ना एक बहस छिड़ती है कि यहाँ तो हम लोग नौकरी करें, यहाँ पर कारोबार करें, समझ नहीं आती डिग्री कौन सी लेनी चाहिए, कौन से किस चीज के पीछे भागना चाहिए। तो आप ये समझते हैं कि डिग्री होनी चाहिए लेकिन इतनी ज्यादा वो इम्पोर्टेंस नहीं रखती है? आई डोंट थिंक डिग्री होनी चाहिए। अच्छा, यू रियली डोंट थिंक कि डिग्री भी होनी चाहिए? देखिए डिग्री है क्या चीज? डिग्री वाज अ सेंस कि जी दिस पर्सन इज स्किल्ड एट डूइंग समथिंग। क्योंकि स्कूल्स जब बने थे वो स्किल्स सिखाने के लिए बने थे कि वो फैक्ट्री में लोग फिट हो सकें। अब ये मसला ये आ गया है कि अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन सिस्टम हो, ये जो भी हो, किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, इसमें हमारी बहुत गलतियां होती हैं। वो अब एक कागज़ के टुकड़े तक रह गया है। एंड रिजल्ट जो आ रहा है, स्टूडेंट जो निकल रहा है, वो मार्केट में फिट ही नहीं हो रहा, क्योंकि चाहे जॉब मार्केट क्यों ना हो ना, अब आज जो है आप अमेरिका में जो जॉब होती है वो $2.5 लाख साल की होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। यहाँ पे भी तो इतने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जॉब नहीं मिल रही होती है, मसला ये है। क्यों नहीं मिल रही होती? अब सवाल यहाँ पे आता है क्यों? क्योंकि वो ट्रेनिंग ही नहीं कर रहे होते कि जी मैं गूगल में जॉब करूँ, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करूँ, मैं टॉप 100 कंपनीज दुनिया की जो है उसमें जॉब करें, कोशिश ही नहीं होती। जो बंदा सच में आपको $2.5 लाख इज अबाउट 4 करोड़ रुपीज अ ईयर, so you would be earning 4 crores a year if you're doing a job in Google. तो आप उसके लिए एम करें। जब आप उधर पहुंच जाएंगे तो फिर कारोबार भी कर लें। लेकिन जॉब के लिए अगर किसी को करनी है तो एम ये करे कि जी मैंने ऑनलाइन जॉब अगर करनी है तो फिर ऐसी जगह जॉब करनी है जहाँ पे मुझे $4,000-5,000 महीने के कम से कम दे सकें, बनिस्बत कि हम लोग यहाँ पे 20,000 रुपये वाली या 50,000 वाली पे जॉब जाके खुश हो जाए। मतलब वो हमारा माइंडसेट ये ना कि अच्छा हम जॉब करेंगे तो वहाँ से एक हैंडसम सैलरी आ रही है, उसमें हमें टेंशन नहीं है कि अच्छा आएगी नहीं आएगी, रिस्क लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा। कारोबार में ये चीज़ें होती और है। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी गलती ही इधर है हमारी कि हम उस चीज़ पे रिलाई करना शुरू कर देते हैं। देखिए अगर हम इस्लाम के कोर कंसेप्ट को समझे ना तो वो बिजनेस को और तिजारत को प्रमोट करता है। हमारा सीन क्या है, हम लोगों ने खुद को आदी बना लिया है किसी के अंडर काम करने के लिए, राइट। और वहाँ पर ठीक है एक अच्छी अमाउंट आपको मिल रही है, हैंडसम अमाउंट मिल रही है, वेल फिर सही है, फिर इतना मसला नहीं है। अच्छा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि 80 to 90% लोगों को अपनी मर्जी की जॉब नहीं मिल रही, उनको अपनी मर्जी की सैलरी नहीं मिल रही। आप जिस दूसरे बंदे से मिलते हैं वो खुश नहीं होता, क्योंकि जब उसको अपनी मर्जी की सैलरी नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी, तो वो कैसे खुश होगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे अगर आप फिर सोचे थोड़ा सा बिजनेस के हवाले से, मैं खुद चूँकि पठान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो ज़्यादातर जो पठान होते हैं उन एजुकेशन वहाँ पे कम है लेकिन तिजारत बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। इस्लामाबाद अभी मैं रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूँ और मैं इनकी बात से एग्री करूँगा कि आप जब विज़िट करते हैं, बाहर जाते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है उस कम्युनिटी से। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली अब इतना, मतलब हम जा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। टॉप 5 में हमने फ्रीलांसर में जगह बना ली है पूरी दुनिया में, बल्कि अभी तो टॉप 1st पोजीशन पे हम आ गए हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है और उसके लिए हमें विजिट करना है बाहर के ममालिक को। लेकिन इस्माइल आपको क्या लगता है अभी भी इन्फ्लुएंसर जो है उनको क्या क्या हर्डल्स आ रही हैं पाकिस्तान में? सबसे बड़ी हर्डल जो है वो ये है कि हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर रही। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, बट जिस तरीके से उस चीज़ को चलाना चाहिए, लेना चाहिए, पाकिस्तान में मेन हमारे जो पेमेंट इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल नहीं है। पेपाल हमारे यहाँ नहीं है, वाइस हमारे यहाँ सही तरीके से काम नहीं कर रहा, टू चेकआउट यहाँ से मूव कर गया है। सो जब तक ये पेमेंट सोल्यूशन नहीं आती, हमारी लोकल बैंक के साथ इंटीग्रेट नहीं होती, तो वहाँ पे हमें 2 जगहों पे लॉस हो रहा है। एक तो हम सही तरीके से टैक्स नहीं दे पा रहे क्योंकि हम एक्सचेंज पे लगे हुए हैं, और दूसरी बात ये है कि हम जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके साथ कम्पीट नहीं कर पा रहे क्योंकि पैसा नहीं आ रहा। मैं आपको अपना बता दूं, मेरे पेपाल में अमाउंट आती है, वो पेपाल में ही पड़ी होती है क्योंकि उसको एक्सचेंज करने में बड़ा एक, कभी लोग भाग जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमने उसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए रखा होता है। अब अगर ये अमाउंट पाकिस्तान आती तो क्या होता कि हमारी जीडीपी ग्रोथ करती। तो ये सिर्फ मेरे केस में नहीं है, तकरीबन 8 से लेकर 10 लाख फ्रीलांसर्स है और सारों के साथ यही हो रहा है। सो गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा यहाँ पे सीरियस हो जाए, जो कि अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने स्टेप लेने शुरू कर दिए हैं, ई रोजगार आ गया है, डीजी स्किल्स आ गया है, केपी यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, बट थोड़ा सा एग्रेसिव अगर हो जाए ना तो हम दुनिया को बीट कर सकते हैं। इंडिया कहाँ निकल गया है, इंडिया की जो ओवरऑल इनकम है, जो जीडीपी है, राइट, वो सऊदीया के ऑयल से बहुत ज़्यादा है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, हमारा भी $5 बिलियन पे चल रहा है, तो बहुत लो है। एंड हमें उस हवाले से थोड़ा सा सोचना और एग्रेसिव स्टेप लेने होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको साथ क्या लगता है, आपको भी यही हर्डल्स लगती हैं कि आपके बिजनेस में भी आती हैं या इन्फ्लुएंसर्स को देखनी पड़ती हैं जो? So I am a very strong believer of finding a solution when there's a problem, and
यस देयर इज पेपैल प्रॉब्लम्स, लेकिन उसके लिए काफ़ी सॉल्यूशंस भी आ चुके हैं। और पेपैल होता सीधा रास्ता नहीं है ना, हम चाहते हैं कि सीधा रास्ता हो कि डायरेक्ट वो चीज हमारे पास आ रही है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, सॉरी टू कट यू, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है आप लोकल पेमेंट सोल्यूशन ले आएंगे, लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट से इंटीग्रेशन होती है ना, वो लोकल पेमेंट सोल्यूशन में नहीं होती। तो वहाँ पे जब लोकल पेमेंट सोल्यूशन आके इंटरनेशनल के साथ इंटीग्रेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये सोच रहे होते हैं अच्छा पेपाल का मसला है तो किसी बाहर वाले बंदे को ढूंढा जाए, उसका अकाउंट बनाया जाए, फिर उसकी तरह से यूके यूएसए कोई बसा हो या किसी से रिक्वेस्ट की जाए भाई आप मेरा अकाउंट बना लो, हम पेमेंट के मसले आ जाएंगे। मैं रिसेंटली आपको एक छोटा सा वाकया सुनाना चाहूंगा। मैंने एक वेबसाइट सेल कर ली इंडिया में, राइट। अब इंडिया पाकिस्तान का थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, पेमेंट को वहां से निकालने में मुझे $2500 का सिर्फ टैक्स देना पड़ा एक्सचेंज में, क्योंकि इधर से उधर एक्सचेंज, उधर से उधर एक्सचेंज, तब कहीं जाके मेरी वेबसाइट की जो पेमेंट है वो मुझे मिल गई। सो अगर पेपाल होता, वन क्लिक सोल्यूशन के साथ पेमेंट आ जाती या पे टैक्स कट जाता, बात खत्म। एग्जैक्टली, वो सीधा सीधा रास्ता था। अच्छा आपके पास सोल्यूशन क्या है साथ? I don't think वो पाकिस्तान में एक चीज़ बहुत एक ग्रे एरिया है, मगर बाइनेंस हो या उस तरह की जो बाइनेंस वगैरह पे होता है, लेकिन आपकी टोटल गवर्नमेंट जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती। प्रॉब्लम ये है, मैं एक मुफ्ती साहब को सुन रहा था तो वो इसी बाइनेंस पे बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जब ये स्पीकर आए थे, पहले प्रिंटर जब आया था तो मुसलमानों ने उस चीज को मना किया कि दजाल है, ये है, वो है ना, फिर स्पीकर आए, उसके ऊपर भी फतवे लगे और इस तरह की चीजें, टीवी आ गए, उसके बाद तो लोगों ने टीवी तोड़ना शुरू कर दिया। अब बाइनेंस आए हैं तो इस चीज के लिए हमें निकालने होंगे तरीकेकार, अदरवाइज हम दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे। अभी भी बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हम लोग। अभी भी हम उनको मेरे ख्याल से मुकाबला करने के लिए हमें अभी भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत आगे जाना पड़ेगा, आगे की सोच रखनी पड़ेगी, उसके हवाले से पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। तो उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए, मैं तो अच्छे की उम्मीद रखती हूँ और आप लोग भी अच्छे की उम्मीद रखा करें। इस्माइल हमारे साथ मौजूद थे और साद हमारे साथ मौजूद थे, दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके और बेस्ट ऑफ लक आप दोनों को। और जनाब ये भी हमारे पाकिस्तान का असासा है, टैलेंटेड लोग हैं जो पाकिस्तान की तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात आगे बढ़ते हैं जनाब, और बहुत ही अहम खबर है और बहुत ही अहम टॉपिक है जिसके ऊपर अब हमने बात करनी है। कल होने वाली एक अहम पेशरफ्त के हवाले से तोशाखाना रेफरेंस केस में बड़ा फैसला हमारे सामने आया और इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया है, जिसके बाद चेयरमैन पीटीआई अब रुकने असम्बली नहीं रहे हैं और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इमरान खान ने गलत मालूमात फराहम की हैं, इसलिए इमरान खान अब सादिक और अमीन भी नहीं रहे। और साथ ही साथ फैसले में यह भी लिखा गया है कि इमरान खान ने तोशाखाना में मिलने वाले तहाइफ छुपाए हैं। मजीद उस फैसले में यह बताया गया है कि इमरान खान करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब हुए हैं और ये फैसला इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच ने मुतफिका तौर पर सुनाया है और 19 जो अक्टूबर थी उस पे इसका फैसले को महफूज किया गया था। कल हमने देखा कि कल दोपहर को ये फैसला सुनाया गया है। अब आने वाले वक्त में पीटीआई की क्या हिकमत अमली रहने वाली है या फिर सियासत पर इसका क्या असर होने वाला है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अजमल जामी साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं और प्रोग्राम होस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। जामी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जामी साहब बताइएगा, ये बहुत बड़ा फैसला है कल आया है और इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया गया है, तो कल जुम्मा भी था और उसके ऊपर ये एक बहुत बड़ा फैसला भी आ गया। इससे पहले भी हमने देखा कि जुम्मे को बहुत ज़्यादा ऑडियो लीक्स भी हो रही थी, तो ये हर फैसला बड़ा फैसला जुम्मे को ही आना होता है। हाँ जी, ये आपके देखने वालों को सब बखैर बड़ी दिलचस्प बात है। पाकिस्तान की जो हालिया तारीख है उसमें जुमा अक्सर भारी पड़ता है, चाहे वो किसी जमाने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए हो या अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हो। तो जुमा एक बड़ा दिलचस्प मेटाफर या एक बहुत दिलचस्प विस्तारा बन चुका है। इसके बावजूद की ऑडियो लीक का सीजन चला, फंडिंग केस का सीजन चला, फिर ये तोशाखाना का केस चला, लेकिन हम देखते हैं कि जो मकबूलियत को पसंद हो या ना हो वो बहरहाल अपनी जगह कायम है और उस पर कोई
खातिर खा असरात ऑडियो लीक्स ने या ममनुआ फंडिंग केस ने नहीं डाले। अलबत्ता तोशा खाना केस जिस तरह की आप डिटेल भी डिस्कस कर रही थी, एक तो हम ये वाजे कर देना चाहते हैं कि इसमें गलत फहमी काफी हुई, कल नाज़रीन को भी, देखने वालों को, सुनने वालों को भी। ये ताहयात नाअहली हरगिज नहीं इस तोशा खाना केस में की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि ये 62(1)F का केस नहीं था, बल्कि जो रेफरेंस स्पीकर कौमी असेंबली ने भेजा था वो 63(1)P का था। और ये कल हमारी अपनी ट्रांसमिशन के दौरान आजम नजीर तारड़ साहब से बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई, जिन्होंने इस बात की वजाहत भी की कि ये 63(1)P फॉर पाकिस्तान का केस था और इसमें जो नाअहली की मुद्दत है वो टाइम बीइंग है फॉर द रिमेनिंग टर्म ऑफ द असेंबली। असेंबली की चाहे बाकी मुद्दत अभी 4.5 साल हो, 3.5 साल हो, या फिर अभी 6 माह बाकी रह चुके हों, तो जब तक असेंबली चल रही है उस अरसे तक उनकी नाअहली की मुद्दत होगी। लेकिन खास साहब एज कम्पेयर टू नवाज शरीफ साहब या दीगर जो नाअहलियत के केसेस पाकिस्तान की सियासी तारीख में हुए, उसकी निस्बत वो खासे आई मस्ट डिक्लेयर हिम लिटिल मोर लकीयर। और रीजन उसकी ये है कि ये यानी एक इब्तदाई नौयत का फैसला है, इंतहा का फैसला नहीं है। दिस इज नॉट द लास्ट डिसीजन। अनलाइक नवाज शरीफ साहब जो है वो 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट के हाथ से नाअहल हुए थे। यहाँ ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है इब्तदाई तौर पर जो इस केस को देख रहा है वहां से नाअहल हुए हैं, तो इनके पास अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करने का ऑप्शन है, जो कि वो रजू कर चुके हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन इनके पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की नजरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यानी अदलिया की जानिब है, अगले फॉरम्स की जानिब है, जहां वो प्ली ये लेंगे कि इलेक्शन कमीशन का ये एम्बेट नहीं है डिस्क्वालिफिकेशन करना इस केस में यूं इमरान खान साहब की टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, तो लिहाजा इस सजा को कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का दायरा अख्तियार नहीं है और गलत बुनियाद पर सजा दी गई है। जबकि दूसरी जानिब जो इस वक्त सरकार की पॉलिसी है उससे दिखाई ये देता है कि इस फैसले में चूंकि ट्रायल कोर्ट की जानिब मामला रेफर किया गया, ट्रायल कोर्ट से मुराद हमारी सेशन कोर्ट है। सेशन कोर्ट में ये केस चलेगा, जहां पे चूंकि इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में करप्ट प्रैक्टिसेस की निशानदेही की है। इलेक्शन कमीशन जो एक्ट है उसमें 173, 137 जो शिकें हैं, 2 शिकें हैं जो अट्रैक्ट होती हैं, इसमें 3 साल की सजा भी हो सकती है। और इसमें फिर अगर ट्रायल कोर्ट इस मामले को आगे बढ़ाता है और उसमें अलबत्ता नाअहली की मुद्दत 5 साल या ताहयात भी हो सकती है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट 62(1)F को भी अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में इसका जिक्र नहीं किया। उन्होंने ट्रायल कोर्ट को ये मामला रेफर किया है जो करप्ट प्रैक्टिसेस के जिम्मे में इस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाएगा। अच्छा, ट्रायल कोर्ट में भी अगर केस चलता है और खान साहब को कोई सख्त सजा हो जाती है, इवन देन उनके पास रेमेडीज बाकी होंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट फिर की, भी तो उनके पास ऑप्शंस बचती हैं फिर भी। ठीक है जामिल साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। हसन, आप बताइएगा, कल हमने देखा कि ये जब फैसला आया उसके बाद पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया है। उसके बाद इमरान खान साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और खिताब भी किया, लेकिन एहतजाज की कॉल नहीं दी गई है, ना लॉन्ग मार्च का बताया गया है, वाज़े तौर पर कोई भी चीज डिक्लेयर नहीं की गई है, कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई है। इस हवाले से बताइएगा। देखिए, इस हवाले से इमरान खान साहब ही कुछ अपना जो है वो फैसला सुना सकते हैं। वो तो कल भी अपने बयान में ये कह रहे थे अपने खिताब में कि आज आने वाले दिनों में वो लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे और अक्टूबर के आखिर तक ही लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, उसके लिए तैयार रहे। इस वजह से आप जो है अब तमाम एहतजाजी मुजाहरे बंद कर दें। दूसरा अगर देखें तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो फैसला आया है इसके 2 पहलू हैं, एक कानूनी है और दूसरा अखलाकी। कानूनी पहलू की बात करें कि ये इमरान खान के लिए एक बड़ा धचका तो जरूर है, लेकिन ये वक्ती है। चूंकि ये 63(1)P के तहत है तो नाअहली इसकी नौयत की नहीं है जो नवाज शरीफ की हुई थी, लेकिन इसके लिए इमरान खान साहब शायद इतना फिक्रमंद ना हो जितना अगर 62(1) के तहत नाअहल होने पर होते। और आपने भी नोट किया होगा कि तफसीलात आने से पहले तहरीक इंसाफ ने बहुत सख्त रद्दअमल दिया था, और खासतौर पर जामिल साहब वो स्पेशल ट्रांसमिशन कर रहे थे
तो उस वक्त भी इन्होंने ये सामने दिखाया भी था कि क्या सख्त रद्द-ए-अमल था, लेकिन जब तफसीलात सामने आना शुरू हुई तो उनके लबो लहजे में वो तलखी नहीं रही थी। और एक नुक्ता इसमें जरूर है जिसे नोट करना बहुत जरूरी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस फैसले की बुनियाद पर कोई सियासी फरीक इमरान खान के खिलाफ 62(1) एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए अदालत से रजू कर ले। और अगर ऐसा होता है तो क्या सूरत हाल पैदा होगी, इसका फैसला आने वाले दिनों में होगा और ये एक संगीन सिचुएशन जो है वो इख्तियार कर सकती है। और दूसरा ये है कि जो मैं जरूर कहूंगा कि यहाँ इस फैसले से बड़ा धचका इमरान खान के बयानिए को लगा है। देखिए, इमरान खान खुद को एक पारसा और ईमानदार रहनुमा करार देते हैं और बताते हैं बाकी सारे करप्ट हैं, लेकिन ये जो तोशा खाना वाला स्कैंडल और फैसले हैं, इससे ये साबित नहीं हो सका। उन्होंने तोहफे कम कीमत पर खरीदे और ज्यादा कीमत पर बेचे, यानी आप ईवान ने। लेकिन हसन साथ इमरान खान ये भी कहते आएंगे कि इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ जो है कार्रवाई कर सकता है सियासी इंतकाम लेने के हवाले से। अजमल जामी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। हसन, आप भी हमारे साथ रहिएगा। जामी साहब, आपने भी हसन का पॉइंट ऑफ व्यू सुना, लेकिन हमने देखा कि पिछले जब ज़िमनी इलेक्शन हुए उसमें भी उनने इमरान खान साहब ने 7 सीट्स जीती हैं। स्ट्रीट पावर उनके साथ बहुत ज्यादा है इस वक्त। तो आपको क्या लगता है अब की सूरत हाल जो है वो किस तरह सामने आएगी निकल कर? देखिए, मैं तो उससे पहले अर्ज कर चुका हूँ कि उनकी जहां तक मकबूलियत का मामला है तो वो अपनी पॉपुलैरिटी की मेराज पर हैं, चाहे ये किसी को पसंद हो या ना हो। दिस इज अ फैक्ट ऑफ द मैटर। वो अपनी पॉपुलैरिटी की मेराज पर हैं। जिस तरह से उन्होंने अपना बयानिया तश्कील दिया है, वो कामयाबी से मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और नीचे ऊपर हर तरह की क्लासेस को अट्रैक्ट कर चुका है। लेकिन क्या इसके बाद, जामी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, क्या उनके बयानिए को कोई धचका लगेगा या नहीं? देखिए, ऐसे फैसले जिसके ऊपर 13 जमातें भी इन्हिसार करेंगी, अदालती फैसलों की नजीर भी होगी, डेफिनेटली बयानिए को धचका तो लगेगा। लेकिन अगर आप ये पूछें कोई खातिर खा धचका लगेगा, तो मुझे जाती तौर पर उसकी उम्मीद या उसका खदशा दिखाई नहीं देता, क्योंकि जिस तरीके से खान साहब बयानिया तश्कील दे रहे हैं डिजिटल मीन्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, वाइल इंगेजिंग द यूथ, वो ऐसा अनबिलीवेबल मेथड बन चुका है कि जिससे फौरी तौर पर कमी करना मुश्किल दिखाई देती है। वजह यह है कि जो सरकार है, रूलिंग अलायंस है, उसके पास मुतबादिल बयानिया नहीं है, उसकी लीडरशिप हमें दिखाई नहीं देती। ज़िमनी इंतखाब में ना मरियम दिखाई दी, ना हमजा दिखाई दिए, नवाज शरीफ तो है ही नहीं, और बाकी भी ना साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी या दीगर जो क़यादत थी वो हमें दिखाई नहीं दी। तो लीडरशिप की जो अदम दस्तयाबी है उसके होते हुए और अदम बयानी की दस्तयाबी के होते हुए, मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब के जो बयानी है इखलाकी तौर पर तो उस पर आंच आएगी, जो कि कल से आ भी रही है। डिबेट में जरूर आएगी, टॉक शोज में जरूर आएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर आएगी, लेकिन जो उनका वोटर है, जो उनका सपोर्टर है, जो उनके बयानी का बायर है, उसके ऊपर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। हाँ, इसका इफ्ताश 6 माह साल जरूर चलेगा, अनटिल अनलेस, हाँ, इस पे असर तब होगा जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से इन सजाओं को वेट दिया जाएगा। अगर यही सजा जो इलेक्शन कमीशन ने सुनाई है, ये अगर वेट हो जाती है पाकिस्तान से, देन डेफिनेटली इसके बड़े डेंटिंग इम्पैक्ट्स होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। ठीक, जामी साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, बताइए। अच्छा जामी साहब, हमने देखा कि इससे पहले भी नवाज शरीफ साहब को भी नाअहल किया गया है, इस वक्त वो लंदन में मकीम है। अब सुनने में ये आ रहा था कि उन्हें क्लीन चिट देकर वापस भी लाया जाएगा, पाकिस्तान आ जाएंगे। अब इमरान खान को नाअहल करार दिया जा रहा है जब तक असेंबली की मुद्दत पूरी नहीं होती है। तो अब सूरत हाल क्या लगती है आपको, चेंजिंग आएंगी थोड़ी और? देखिए, पाकिस्तानी सियासत बहुत दिलचस्प है, इसके डायनामिक्स इंतहाई दिलचस्प हैं। ये आज कुछ है, कल कुछ और है। जो सर्कल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चल रहा है, यही सैया वक्त का किसी जमाने में उस वक्त की रूलिंग अलायंस पाकिस्तान मुस्लिम नून के साथ भी चल रहा था, देखने को हमें मिल रहा था। तो प्रोबेबली इस वक्त बैकड्रॉप में डायलॉग की खबरें हैं, पहले भी हुई ऐवान सदर के जरिए, अब एक दूसरी एफर्ट भी जारी है जिसमें सम हाउ लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है। इमरान खान साहब भी ये बातें बरमला कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर वापस आते हैं तो वो उनसे मुकाबला करने को तैयार है, उन्हें खुशी होगी, तनकीद भी वो करते हैं। तो सम हाउ पाकिस्तान मुस्लिम नून की तमाम नजरें इसी मामले पर हैं जो अपनी मरकजी क़यादत को किसी और पाकिस्तान ले आए। लेकिन ये किसी मामला है
क्योंकि वो एक मुजरिम है, वो जमानत पर है, इलाज करवाने, जब भी वापस आएंगे उन्हें जेल का सामना करना पड़ेगा। इसी से निमटने के लिए वो अपनी लीगल टीम्स को हिदायत जारी कर रहे हैं कि कोई नुक्ता का दरियाफ्त किया जाए। ठीक है जी, अजमल जामी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर एनालिस्ट हैं, प्रोग्राम होस्ट हैं। जामी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने अपना मौक़िफ़ हमारे साथ शेयर किया है। और जिस तरह जामी साहब भी बता रहे थे कि जो पाकिस्तानी सियासत है ये अनप्रेडिक्टेबल होती जा रही है, कभी कुछ हमें देखने को मिलता है और कभी कुछ देखने को मिलता है। हसन रजा अलबत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, डेप्टी ब्यूरो चीफ हैं। अच्छा हसन, आपने जैसे बात की कि एहतजाज कल हो रहा है, जगह जगह धरने भी दिए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह इमरान खान ने अपने खिताब में इन सबको बोला कि आप धरने ना दें, आप लॉन्ग मार्च की तैयारी करें, तो इससे क्या मैसेज जाता है आवाम को? हसन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जनाब हसन से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। और ये एक अहम पेशरफ्त हुई थी तोशाखाना केस में, जिसके हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे थे, और क्या इसके सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं या सियासी तौर पर किस तरह की पेचीदगियां आने वाले दिनों में सामने आ सकती हैं, उस हवाले से हम आपको बात बारहा बता रहे थे। और जिस तरह सीनियर एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद थे, जो उन्होंने अपनी जो एनालिसिस हमारे साथ शेयर किया है कि आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी जो 5 साल की नाअहली करार दिया जा रहा है उसको ये दुरुस्त नहीं है। ये कहा जा रहा है कि जो असम्बली की मुद्दत है तब तक ये जो सीन है, ये जो सारा फैसला है, ये उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगी। और ये सारा जो आप लोग स्क्रीन्स पर भी देख रहे हैं, कल के धरने की फुटेजेस हैं, और कल पूरे पाकिस्तान में ट्रैफिक जैम भी रही, क्योंकि जगह जगह पर अहम शाहराहों पर, अहम शहरों में धरने दिए गए। जितने भी पीटीआई के वर्कर्स थे, जितने भी सपोर्टर्स थे, वो अपने घरों से बाहर निकले इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए। इवन के इस्लामाबाद में भी ये सिलसिला जारी रहा, जब इलेक्शन कमीशन में ये फैसला आना था और टाइमिंग्स बताई गई थी, तो जो पीटीआई के वर्कर्स थे या आला क़यादत थी वो भी वहाँ पर पहुँची। और ये भी खबरें सुनने में आ रही थी कि जनाब जी फवाद चौधरी और असद उमर, इन्होंने तो जो उनको दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था इलेक्शन कमीशन में, इन्होंने गेट फैलाकर अंदर जाने की, दाखिल होने की कोशिश भी की है। तो इस तरह की भी सारी कल सूरत हाल रही है। लेकिन अभी भी कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही है कि जनाब 5 साल की नाअहली होगी या जब तक असम्बलियों की मुद्दत पूरी नहीं होती तब तक इस चीज़ के पर रहा जाएगा, या ये कोई क्लीन चिट भी इसके हवाले से दी जा सकती है कि पहले भी नवाज शरीफ की नाअहली हुई, लेकिन अब खबरें ये गर्दिश कर रही थी कि उनको भी क्लीन चिट देकर पाकिस्तान वापस बुलाया जाएगा, और अब एक और नाअहली हमारे सामने आ चुकी है। तो देखते हैं कि जनाब आने वाले दिनों में ये ऊंट किस करवट बैठता है या इसका क्या रिजल्ट निकलता है, इस पर भी मजीद बात करेंगे। और जनाब यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब हमने कुछ बात करनी है गोल्ड के हवाले से, क्योंकि ज्वेलरी पहनना मेरे नहीं ख्याल कि किसी औरत को पसंद नहीं होगा। शायद ही कोई औरत या कोई ऐसी लड़की होगी कि वो यही कहेगी कि मुझे सोना पहनना अच्छा नहीं लगता। बल्कि अब तो मेरे ख्याल से इस दौर में ना मर्द भी आ चुके हैं कि उन्हें भी आप ब्रेसलेट्स पहने हुए, चेन पहने हुए या अंगूठियाँ पहने हुए देखते हैं कि वो भी सोना पहनते हैं अब। और अब अक्सर ये फ्रॉड तो सुनने में आता है, आप लोगों को भी और मेरी समातों तक भी पहुंचता है कि जनाब सुनार ग्राहकों को चूना लगाते हैं, और जब भी ग्राहक सोना खरीदने गोल्ड मार्केट जाते हैं या किसी दुकान पर जाते हैं तो उनको बताया जाता है कि ये 24 कैरेट का सोना है, इसकी इतनी कीमत है, ये 22 कैरेट का सोना है, इसमें इसकी इतनी कीमत आजकल चल रही है। और ग्राहक को बताया ये जाता है कि ये 24 कैरेट का सोना है, लेकिन जब जेवर तैयार हो जाता है या बनकर सामने आता है तो पता चलता है बाद में कि जनाब ये तो 22 कैरेट का सोना है या इससे भी कम ये सोना तैयार किया गया है, जब कोई वो जो ग्राहक होता है बेचने जाता है या दोबारा से उसको बनवाने जाता है। ये एक अलग बहस है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। लेकिन आज हमने एक और फ्रॉड के हवाले से, जो मार्केट में नया फ्रॉड सामने आया है, उस पर बात करनी है, जिसमें सिर्फ
दुकानदार ही इस फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। पहले हम सुनते थे कि दुकानदार जो है वो चूना लगाते थे ग्राहकों को, अब दुकानदारों को भी चूना लगाया जा रहा है कि एक ग्रोह है वो खालिस सोने की कोई ईंट या फिर बिस्किट या कोई ऐसे सोने की बनी हुई चीज़ लेकर मार्केट में जाता है और कहता है कि जनाब हमारे ये बुजुर्गों का घर था या हवेली थी, उसको हमने दोबारा तामीर करने के लिए सोचा, तो जब हमने उसकी खुदाई की तो हमें उसमें से ये सोना मिला है, तो आप इसको चेक करें। वो जो चीज़ उस वक्त लेकर आया होता है वो बंदा, वो तो ठीक होती है, सोने की होती है, सैंपल के तौर पर सुनियार उसको चेक भी करता है, वो सोने का निकलता है। लेकिन बाद में जब सुनियार, आपको पता है, लालच में आकर सस्ते दामों खरीदते हुए वो सोना ले लेते हैं, और ये ऐसे केसेस भी सामने आए हैं कि जनाब वो बाद में जो सोना खरीदा जाता है वो जाली निकला है। और ये तो सुनियारों के साथ फ्रॉड किया गया है, इसके साथ साथ एक निजी बैंक के साथ भी फ्रॉड किया गया है कि जाली सोना वहाँ पर रखवाया गया है और उनसे जनाब 2 करोड़ का लोन भी लिया गया है। तो ये फ्रॉड जो हैं ये इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं, इनको किस तरह ओवरकम किया जा सकता है, और जिस तरह सोने की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, इस प्राइस का मैकेनिज़्म क्या होता है, जब आप गोल्ड खरीदने जाते हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, जब आप बेचने जाते हैं तो तब आपको कौन कौन सी चीज़ों का पता होना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ ज्वेलरी एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, जनाब मोहम्मद हमजा हैं और वकास खान हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, वकास आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। ये सारा सिनेरियो मैंने आप दोनों के सामने रखा, अपने देखने वालों के भी सामने रखा, तो ये फ्रॉड्स इतने आम क्यों होते जा रहे हैं? मतलब पहले हम सुनते थे कि दुकानदार चूना लगाते हैं ग्राहकों को, अब दुकानदारों को भी चूना लग रहा है, क्या वजह है इसकी? एग्जैक्टली ऐसे ही है। एक्चुअली इसमें कुछ 2 से 4 चीज़ें ऐसी हैं जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। हाँ, श्योर। कि हमारे मुल्क में ना चीज़ों को लेके एजुकेट नहीं किया जाता। अच्छा। चाहे वो कस्टमर है, चाहे वो खुद ज्वेलर्स हैं। अभी हम जिस फॉर्मेट के ऊपर मार्केट में काम कर रहे हैं उसका बेसिक मकसद ये है कि हम लोगों को एजुकेट कर सकें, उनको बता सकें कि यार जो चीज़ आप परचेज कर रहे हैं, ठीक है, उसकी क्वालिटी को आप कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान तरीके हैं इसके अंदर, अगर मैं आपको डिटेल्स पे जाऊंगा तो हम बहुत डेप्थ में चले जाएंगे। हाँ। आसान सा तरीका है कि पहली चीज़, जब आप किसी भी जो सा है ज्वेलरी की शॉप से कोई चीज़ परचेज करें तो उनसे उसकी इनवाइस के ऊपर उसकी सारी जो भी चीज़ें हैं वो इन राइट करवाएं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई एक ज्वेलरी एजेंसी परचेज की है, वो 21 कैरेट है या 22 कैरेट है, वो उसके ऊपर मेंशन हो, ठीक है। इसी तरह से उसका वेट, उसके अंदर उसकी पॉलिश, जितनी भी चीज़ें हैं वो मेंशन होनी चाहिए। अच्छा, इसका मकसद ये होता है कि आप उसको आसानी से क्रॉस वेरीफाई कर सकें, और इसके क्रॉस वेरीफाई करने का सबसे आसान तरीका है कि आपके पास पाकिस्तान में बहुत सी जगहों पे ज्वेलरी की लैब्स मौजूद हैं। आप वहाँ पर जाएं, आप उसको जो सा है टेस्ट करवाएं, क्योंकि आपने जैसे अभी अपने इंट्रो में बात की कि खाली ग्राहक ही नहीं, वो जो ज्वेलरी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, जो सुनार बैठे हुए हैं, उनको भी लोग चूना लगा के निकल जाते हैं। हाँ। जब उनको लगा सकते हो तो आम आदमी तो मेरे ख्याल में उसके तो बस की कोई बात ही नहीं है ना। तो उनके लिए सबसे इजी ये है कि इस फॉर्मेट पे जब भी आए कोई चीज़ परचेज करने के लिए, तो पाकिस्तान में लैब्स मौजूद है। अब लाहौर की बात करते हैं, माल रोड पे लैब मौजूद है। अच्छा। आप ज्वेलरी परचेज करें और जाके फौरी तौर पे उसको टेस्ट करवाएं। ओके, अपने तौर पर जाके हम लोग वहाँ पर अपनी ज्वेलरी लेकर जाके टेस्ट करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा कि अभी जिस फॉर्मेट पे हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हम अपनी इनवॉइस के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन करते हैं, अपने कस्टमर को बताते हैं, और कस्टमर के नॉलेज में लेकर आते हैं कि जो चीज़ हम आपको लिख के दे रहे हैं एग्जैक्टली 110% ये वही चीज़ आपको मिलेगी, और आप किसी भी टाइम पे जाके इसको लैब के अंदर टेस्ट करवा सकते हैं। और सम टाइम हमें अगर कोई बड़ी प्रोडक्ट है, लाइक कुछ ऐसे आपका शादी का सीजन है, कुछ आपके जिनसी है हैवी ज्वेलरी चल रही होती है, हम उसके साथ सर्टिफिकेट दे भी देते हैं। ये आजकल कोई नहीं करता। तो हम बेसिकली थोड़ा सा आपको बताया, जैसे कि हम एजुकेट भी कर रहे हैं, कस्टमर को बता भी रहे हैं कि भाई आपने किस तरह से चीज़ों को परचेज करना है। यही अच्छी चीज़ है ना कि आप एजुकेट भी करें, लोगों के बेनिफिट्स के लिए भी काम करें। और जिस तरह मैंने बात की है कि बैंक में उन्होंने जाली ज्वेलरी रखवाई और इतना बड़ा फ्रॉड कर लिया, और वो बंदे पकड़े भी गए हैं, और पता भी चला है कि 2 करोड़ का उन्होंने वहां से लोन ले लिया। मतलब इतने बड़े स्केल पर भी ये चीजें चल रही है। आप जो चीज़ डिस्कस कर रही हैं वो हमजा भी इसको देखेंगे कि हमने बेसिकली जो आप चीज़ बता रही हैं कि आपने इंट्रो में बताया कि एक घर से सोना निकल आया, फिर एक छोटी सी सोने की कोई चीज़ लेके वो वेरीफाई करवा दिया, तो ये हो चुका है, हमारे साथ भी हो चुका है। अच्छा। उसके हमजा आप बताएंगे इसके ऊपर ऐसा हुआ है? यस मैम, ऐसे ही है बिल्कुल। उसमें ये है कि लोग बेसिकली आते हैं, लाइक गोल्ड वगैरह आपने सेल वगैरह करना है, तो उसमें जो गोल्ड ऊपर होता है ना स्टैम्प, अंदर वो गोल्ड बेसिकली होता नहीं है,
उसकी गोल्ड की जो एग्जैक्ट प्योरिटी होती है वो 18 में, इस टाइम उसके ऊपर 22 की है। तो इस तरह से फिर वो लोग आते हैं हमारे पास मतलब सेल के लिए। हमारे यहाँ पे ना माल पे यहाँ पे लेबोरेटरीज हैं गोल्ड की, लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि मतलब कहाँ पे उसकी लोकेशन है, यहाँ पे है भी है कि नहीं। तो उसमें ये भी है, जो चीज़ आप जहाँ से लें पहले आप वहाँ पे जाएं लेबोरेटरी में, वहाँ जाकर उसको दिखाएं कि वो एक्चुअल में 22 कैरेट या 21 कैरेट है भी है कि नहीं। ओके। तो ये सबसे एक मतलब बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास। आप जहाँ से भी चीज़ लें, XYZ लाइक हमारी है किसी की भी है, उनके पास जाके अपना गोल्ड की प्योरिटी है वो दिखाएं कि जो वो चीज़ आपको दे रहा है, जो उसकी इनवॉइस है, जो उस पर स्टैम्प है 22, वो गोल्ड एक्चुअल में 22 है भी है कि नहीं। क्योंकि मोस्टली यहाँ पे जो चीट होता है वो इसी मतलब चीज़ के ऊपर होता है कि जो उसकी गोल्ड की प्योरिटी एक्चुअल वो लोग आपको बताते हैं वो एक्चुअल में होती नहीं है। वो आपसे मतलब पैसे जो होते हैं वो लेंगे 22 के, और जो गोल्ड है वो आपको देंगे 18 का। 18 का, यहाँ पे तो 24 ये के एक बड़ी लेंगे और वो मेन 22 जो के है ना लेंगे, आपकी हाँ। वो है चीज़। तो इसको किस तरह मतलब इस कोई आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मतलब अगर अच्छा ये 18 कैरेट का है, ये 22 कैरेट का है, ये 24 कैरेट का है, कोई आइडेंटिफिकेशन है? देखिए इसमें जो आपके साथ मैंने पहले डिस्कस किया, एक ज्वेलर है उसके पास उसकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में उसने लैब टेस्ट के लिए लोग बिठाए हुए हैं। हम तो कर सकते हैं। जैसे हमजा ने भी एक बात की कि आप एक ज्वेलरी लेकर आ रहे हैं, हर ज्वेलरी के ऊपर उसका एक टैग लगा हुआ होता है कितने कैरेट की ज्वेलरी है, लगी हुई होती है। आप उस टैग को देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप उस टैग का क्या करेंगे जब वो 18 कैरेट का 20 कैरेट का 18 में लगा हुआ है। जिस ज्वेलरी के ऊपर स्टैंप ना हो तो फिर क्या करें? लेनी नहीं चाहिए। आपको पता नहीं है, ये वो फ्रॉड वाली बात आ गई। अच्छा ठीक है। अच्छा देखिए इसमें दो चीजें आ जाती हैं कि एक तो ज्वेलरी के ऊपर स्टैंप ही नहीं हो, वैसी सस्पिशियस हो गई, आपको वो लेनी नहीं चाहिए। आप जिस टाइम पे ज्वेलरी लेने के लिए जाएं तो आपको वो एक हमारे पास मिरर होता है, ठीक है, लेंस होता है, लेंस से आपको बकायदा दिखा सकते हैं यार ये जो हम ज्वेलरी आपको दे रहे हैं इसकी स्टैम्प कहाँ पर है और ये कितने कैरेट की है। अच्छा आपने जैसे वो बैंक की बात की, तो बैंक में क्या हुआ होगा, बैंक के भी कुछ SOPs होते हैं, उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया होगा। आप अगर एक इतनी बड़ी अमाउंट लोन के लिए दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपने उसके कुछ SOPs बनाए हुए होंगे, आपने उनको फॉलो करते हुए उसको क्रॉस वेरीफाई करना है, उसके बाद जाके वो लोन की अप्रूवल्स हैं। तो हल एक ही है, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया कि आपकी इतनी वो एक्सपर्टीज नहीं होंगी कि आप सामने वो पड़े हुए सोने को पहचान सकें असली या नकली। तो हल एक ही है कि आपने लैब टेस्ट करवाना है। हाँ, ज्वेलर क्या कर सकते हैं, ज्वेलर ने इन हाउस अपने पास एक्सपर्ट बिठाए हुए होते हैं, वो वहाँ पे उसको टेस्ट भी कर रहे होते हैं, और 10 तरीके हैं उसको टेस्ट करने के, वो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो हम लोगों को चीजें देखनी है कि हम कोई चीज खरीद रहे हैं तो उसके नीचे एक स्टैंप लगी होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी वो जाली निकल सकती है। जैसे आपने हमसे बताया कि उसके ऊपर स्टैंप कोई और हो सकती है, लेकिन उसमें जो प्योरिफिकेशन है वो कुछ और हो सकती है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। उसके लिए सबसे जो बेहतरीन ऑप्शन है ना, जो यहाँ पे आपकी मॉल में लेबोरेटरी है, वो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। लोगों को भी इस चीज का हाउ नाउ नहीं है कि मतलब यहाँ पे पाकिस्तान में लेबोरेटरी है भी है कि नहीं। एग्जैक्टली कोई लेबोरेटरी भी है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो यहाँ पे लोकेशन है, आप वहाँ पे कोई भी चीज किसी से भी लें तो वहाँ जाके आप उनको मतलब दिखा सकते हैं। और सबसे पहले तो लाइक हमारी जो ये हमारी गवर्नमेंट है, इसका सबसे पहले लाइक एक काम है कि वो एक टीम ऐसी मतलब लेके आए जो मतलब डिफरेंट जो ज्वेलर्स हैं उनके पास जाएं, जाके उनका गोल्ड देखेंगे जो गोल्ड दे रहे हैं वो 22 कैरेट या 21 कैरेट है भी है कि नहीं। जैसे लाइक आप मतलब जाए ना ओवरसीज में, दुबई में, तो वहाँ पे प्रॉपर मतलब टीम्स हैं, वो स्टोर पे एग्जैक्टली वो स्टोर पे वहाँ पे जाके देखते हैं कि यार जो बंदा ये सोना बेच रहा है वो सही गोल्ड है भी है कि नहीं। अब जैसे लाइक पेरेंट्स हैं वो किसी से गोल्ड लेके आते हैं अपनी बच्चियों के लिए, उनकी शादियों के लिए, तो कल को ये उनकी एक इन्वेस्टमेंट भी है जो कल को उनके बच्चों के लिए बेसिकली ना एक एसेट है। तो वो जब कल को उसको बेचते हैं तो वो दुकानदार कहता है ये तो इस टाइम 22 की है पर वो सोना जो है वो 18 का है, आपको गोल्ड ठीक नहीं है। तो फिर तब वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, फिर इतने साल गुजर गए हुए होते हैं, तब वक्त गुजर गया होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आप किसी से भी कोई चीज़ लें, उसकी इनवॉइस लें, उस पर उसकी डिटेल्स हों, और उसके बाद जाके उसको वेरीफाई आप करवाएं लेबोरेटरी से, फिर आप कहीं से भी चीज़ लें। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए कि आजकल बड़े टेंशन में है हम लोग, खासतौर पर खवातीन हैं, कि प्राइसेस इतनी बढ़ती जा रही है गोल्ड की कि कोई कुछ बनवा ही नहीं पा रहा। मतलब मैं कहूँगी मुतवस्सित तबका जो है ना, मिडिल क्लास है, वो तो बनवा ही नहीं सकता ना गोल्ड। तो ये मैकेनिज्म क्या है जो प्राइस की जाती है, किस तरह इसको देखा जाता है? प्राइसेस तो लाइक आप देखें गोल्ड के अलावा हर चीज़ ही है ना, सिर्फ गोल्ड तो नहीं है, तो हर चीज़ है। उसमें ये है कि हम लोग ये अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फैक्ट्रीज हैं, तो हम लोग कुछ डिज़ाइन इस तरह के मतलब लेके आ रहे हैं जिनका रेट जो है ना वो काफ़ी मतलब अच्छा है, उसके वेट की वजह से उसका थोड़ा वॉल्यूम भरा है। अच्छा। और जो उसका वजन है वो थोड़ा सा हल्का है, क्योंकि रेट तो आपके सामने ही है, लाइक 1.5 लाख के पास गोल्ड इस टाइम पहुंच गया हुआ है। तो हम लोग जो चीज़ें लेके आ रहे हैं अभी लाइक मार्केट में, जैसे सेट्स हैं, कोई लाइक बैंगल्स हैं, कोई रिंग्स हैं, उनका वॉल्यूम थोड़ा सा बड़ा है और जो उनका वजन है वो थोड़ा सा हल्का है।
अच्छा, तो वो एक बड़ी मेजर लाइक ऑप्शन है आपके पास कि आप एक अच्छे वॉल्यूम को पहन सकते हैं एक हल्के वजन के अंदर ना, ये ओके, ऑप्शन है। मतलब आपके जितना आपका है पैसे हैं उसके मुताबिक आप बना के देख सकते हैं, लेकिन उसका वॉल्यूम बड़ा हो सकता है, वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा, हैवी बिल्कुल। वो ज्वेलरी आपको लगेगी। yes. लेकिन मुझे बताइए वकास आप कि 22 कैरात सोने की जो कीमत है वो अलग होती है, 24 की अलग, 18 की अलग, ये किस तरह आइडेंटिफाई है? बेसिकली जो ये आपके कैरेट्स बन रहे होते हैं ना, ये जो गोल्ड की प्योरिटी को बता रहे होते हैं, ठीक है। आपकी स्पेसिफिकली एक जैसे 21 कैरेट के ऊपर आपकी अच्छी ज्वेलरी मेकिंग होती है, उससे अच्छा। जितना नीचे जाते जाएंगे उसकी प्योरिटी में कमी आती रहेगी। अच्छा, ठीक फॉर है। एग्जांपल अगर कोई 18 कैरेट की ज्वेलरी आपके साथ शेयर मतलब आपको बना के दे रहा है, इट मींस कि उसकी प्योरिटी वो नहीं है। आपने जो ज्वेलरी के पैसे देने हैं वो गोल्ड की प्योरिटी के देने हैं। हाँ। इसी तरह से जो 23-24 पे चले जाते हैं, सोना जाके नरम हो जाता है, तो उसके ऊपर वो मेकिंग शायद उस लेवल के ऊपर नहीं हो सकती। जैसे हमजा ने भी एक बात की कि आपने एक क्वेश्चन किया था कि ज्वेलरी बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है। अब अगर आप इसकी बात करते हैं तो अभी आबिद ज्वेलर्स पे हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोगों ने क्या करना है कि आपने जो कम तोले के अंदर ज़रा हैवी वेट की और बड़े वॉल्यूम के अंदर हम ज्वेलरी बना के दें। आमतौर पे आप जैसे अभी एक शादियों का सीजन चल रहा है, ब्राइडल ज्वेलरी आपको हैवी नेकलेस होते हैं, काफ़ी बड़े हो जाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर वो 5, 8, 10, 12, 15 तोले में भी वो ज्वेलरी चली जाती है। अच्छा। हमारी कोशिश क्या होती है कि हमारे पास हर किस्म की वैरायटी हो। हमारे पास अगर वॉल्यूम बड़ा है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो आपके ऊपर 3, 4, 5, 6 तोले के अंदर भी एक सेट इजीली बन सके ताकि हर एक की पहुंच में आ सके। हम एज ए ज्वेलर ये स्टेप ले सकते हैं जो बाकियों को भी लेना चाहिए। जैसे आपने कहा कि हमारी पहुंच से बाहर जाता जा रहा है, तो इस सिचुएशन में मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें जो सी हैं वो आप मैनेज कर पा सकते हैं। खासतौर पे पेरेंट्स इस टाइम पे आके जरा बड़ी अच्छी सी चीजें मैनेज कर लेते हैं कि रीजनेबल प्राइसेस के अंदर उनको वो चीजें मिल जाती हैं, हेवी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, थोड़ी सी हमजा फैशन ट्रेंड्स पे भी बात कर लेते हैं कि जैसे सीजन चल रहा है शादी का, पहले हम देखते थे बहुत हैवी, मतलब मैं अपनी अम्मियों के दौर का देखूं या दादियों के दौर का देखूं तो बहुत हैवी ज्वेलरी पहनी जाती थी, बुंदे, नेकलेस, फिर वो जो रानी हार होता था वो भी पहना जाता। अब बड़ी सटल सी ज्वेलरी डिजाइन और ट्रेंड्स आते जा रहे हैं। लोग ज्यादा डिमांड क्या करते हैं आके? बेसिकली आजकल जो फैशन में है उसमें आजकल स्ट्रिंग्स हैं। अच्छा। जैसे कि लाइक आजकल जो हमारी बहनें हैं वो लाइक स्ट्रिंग्स में ज़्यादा देखते हैं। उसके अच्छा। बाद लाइक शॉर्ट से जो उनके नेकलेसेस हैं, हाँ। कुछ लॉकेट चेन्स हैं जो उनकी रूटीन में लाइक यूज़ ना हो सकें, तो उसके लिए ये होता है कि ज़रा वेट उसका थोड़ा सा हल्का होगा और उसका जो लाइक थोड़ा सा वो डेलिकेट में चीज़ आ सकती है, तो कि आपकी रूटीन में जो है ना ज़्यादा यूज़ हो सकती है बाद में। ये ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन शादियों के लिए मतलब जो बारात के लिए लोग किस तरह के अब आ रहे हैं? मतलब डिफरेंट डिजाइन्स भी है ना, मतलब कुंदन में भी आ जाता है, बाकी चीजों में भी आ जाती है। बारात में अगर आप देखते हैं तो लाइक थोड़े से कोई लाइक चोकर सेट्स जो हैं, गुलबंस हैं, वो आप देख सकते हैं विद लाइक हार्ट्स वगैरह। तो उसमें ये ऑप्शन है कि हम लोग जो ऑप्शन लेके आ रहे हैं नेकलेसेस की या चोकर्स की, तो वो लाइक थोड़ा सा वॉल्यूम उनका बेहतर है। अच्छा। और थोड़ा जो उनका वेट है वो थोड़ा सा हल्का है। तो हम इस तरह के लाइक ऑप्शन यहाँ पे ना अपनी मार्केट में लेके आ रहे हैं। लोग डायमंड की तरफ भी जा रहे हैं? बिल्कुल ऐसी है, डायमंड में लोग बेसिकली जा रहे हैं, पर जो आपके सामने जो आजकल रेट्स हैं डॉलर्स के और लाइक गोल्ड का, तो जो मोस्टली लाइक जो ऑप्शंस हैं लोगों की वो गोल्ड की साइड पे ज़्यादा होती हैं। एग्जैक्टली, यस। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए वकास, आपसे पूछना चाहूँगी, जब हम ख़रीदने जाते हैं तो तब प्राइस और होती हैं, और जब हम बेचने जाते हैं अपना गोल्ड तो उसमें काटी जाती है, ये भी फलां ये वो, काट के आधे पैसे हमें वापस किए जाते हैं। इसकी क्या वजह? देखिए, जिस टाइम पे आपकी ज्वेलरी बनती है ना, वो कई हाथों से होके गुजरती है। अच्छा। ज्वेलर्स नॉर्मली क्या करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर कोई 1 लाख की चीज़ है, ठीक है, उठा के उसको जिस टाइम आप सेल करने के लिए जाते हैं वो 60, 65 मैक्सिमम भी जाती है 70। इवन दो के वकास अभी हम लेकर निकले हैं ना, तो वो रेट वापस जाएंगे तो वो 10-15 हज़ार उसी टाइम पे वो काट लेंगे। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, इसके अंदर ना थोड़ा सा मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा अपने ज्वेलर हज़ार से भी, ज़रा थोड़ा सा इसके अंदर उनको भी ख्याल करनी चाहिए। हमारा बेसिकली जो ज्वेलरी का बिजनेस है ना, वो ऐसे है कि जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं चीज़ों की, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह से ग्रो कर रहे हैं। हर बंदा अपने साथ साथ वैसे चल रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे उनको भी बताने की ज़रूरत है। थोड़ा सा उनसे मेरी तरफ से रिक्वेस्ट भी है उनके लिए कि आप जिस टाइम पे ज्वेलरी सेल करते हैं और जो सा है सेल करने के बाद कोई वापस उसको रीसेल करने के लिए है, तो थोड़ी सी ना उसमें कायदा कानून होना चाहिए
इसमें अब मेरे ख्याल में गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि एक वर्थ है ना आपकी, इस गोल्ड के ऊपर आपकी करेंसी निकलती है, इसकी एक वर्थ है। तो उनको इन्वॉल्वमेंट का मकसद ये है कि यार 1 लाख की चीज आप कैसे 60-65 हज़ार रुपए में वापस ले सकते हो। जैसे आपने बताया अभी शॉप से लेके बाहर निकले वापस गए तो वो रेट गिर गया, वो सेकंड हैंड कंसीडर होगी ना, उसका रेट गिर गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, हमने एक और ट्रेंड इंट्रोड्यूस करवाया है कि आप अगर हमारे से कोई ज्वेलरी परचेज करते हैं तो 85% पे किसी टाइम भी आके आप उसको दोबारा वापस दे सकते हैं। ये वहां से, अब इसके अंदर जो हमने थोड़ी सी एक परसेंटेज रखी है उसका मकसद यही है कि आपकी जो ओवरहेड्स हैं, जो बाकी कॉस्ट जो उसके ऊपर मेकिंग चल रही है और जो ज्वेलरी मेकर है उसकी कॉस्ट है, फैक्ट्री की कॉस्ट है, उसमें से एक थोड़ी सी अमाउंट उसके अंदर डाल दी, बाकी 85% पे हम उसको रिफंड भी कर रहे हैं। अच्छा। उसका मकसद ये है कि आम आदमी की पहुंच तक जो मतलब जरूरत के तहत ही कोई चीजें अपनी परचेज कर रहा है या सेल कर रहा है तो एटलीस्ट उसको उतना लॉस ना हो। प्लस इसके अंदर जैसे आपने कहा कि ज्वेलरी के रेट हैं जो बढ़ते जा रहे हैं, हम दूसरी ऑफर मार्केट में ये भी कर रहे हैं कि जनाब अगर आप कोई ज्वेलरी हमारे पास सेल करने के लिए आ रहे हैं 85% पे हम रिफंड तो आपसे ले रहे हैं, अगर आपको लगता है कि उस टाइम पे सोने का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया आप उस रेट पे भी दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये जरा ज्वेलर हजरात को भी ये सोचना चाहिए कि जरा थोड़ा सा कस्टमर का भी ख्याल करें। तो इससे बेसिकली अगर आप इस ट्रेंड के साथ मार्केट में है तो डेफिनेटली अगर यहाँ से परसेंटेज कम हो रही है आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ेंगे, लोगों को पता लगेगा कि यार यहाँ पर हमने जाना है, यहाँ पे हमें प्योर चीज मिलनी है, यहाँ पे अगर हमें उसको रीसेल करना है तो जनाब उसकी भी हमें एक अच्छी प्राइस मिलेगी। तो ये छोटी छोटी सी चीजें अपनी वर्थ बना रहे होते हैं ना वो लोग के। अच्छा, अगर हम थोड़ी सी मार्जिन कम भी कर रहे हैं अपना तो लेकिन हमारे पास क्लाइंटेज बहुत ज्यादा आती जा रही है, ये ज्यादा अच्छी चीज है। अच्छा हमजा, आप क्या क्लोजिंग रिमार्क्स देंगे इस हवाले से कि अगर हम खरीदने जा रहे हैं या बेचने जा रहे हैं तो किन किन चीजों को हमें देखना चाहिए? सबसे पहले तो मेन चीज़ ये है कि आप देखें जहाँ से आप चीज़ ले रहे हैं वो लोग कैसे हैं, उनका लाइक मार्केट में जो एक लाइक ब्रांड है, कोई उनका नेम भी है कि नहीं, कोई अच्छे लोग भी हैं कि नहीं, तो फिर उसके बाद जाके आप उनसे चीज़ लें। और हम लोग वैसे भी लाइक 1980 से ना होलसेल्स में हैं। अच्छा। तो होलसेल्स में होने की वजह से हमारे जो प्राइसेस हैं एज़ कम्पेयर टू मार्केट काफ़ी रीज़नेबल हैं और फिर हमारी अपनी फैक्ट्री भी है। हाँ। तो फिर उसीलिए ना हम जो अपने जो कस्टमर्स हैं उनको जो रेट्स हैं वो बड़े इकोनॉमिकल मतलब दे रहे हैं अभी एज कम्पेयर टू मार्केट, मतलब उनके वो अंडर बजट आ जाता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे मतलब हम मेरा बड़ा ऐसा हुआ है, एक्सपीरियंस हुआ है, जब बेचने जाते हैं तो कहते हैं अच्छा आपने इतने साल उसको यूज किया है, इसके अंदर इतनी ये निकली है, इतनी डस्ट निकली है, ये निकला है, इसके वो जो बाकी जो मोती वगैरह निकाले हैं तो उसके बाद सोना बच के इतना सा आ गया जिसके हम आपको पैसे दें। नहीं, उसमें ये है ना कि जो भी आप जहाँ से चीज लें उसकी जो इनवॉइस है, जो इनवॉइस पे गोल्ड का वेट है वो तो आपका गोल्ड मतलब है ना। अब जो भी गोल्ड का रेट है, सपोज कि आज गोल्ड का रेट 150 के आसपास है, ठीक है। अब 2 साल बाद जा रहे हैं वो गोल्ड का रेट हो गया 4 लाख या 3 लाख, तो आप 3 लाख के हिसाब से आपने चीज बेचनी है ना। नहीं, उसमें तो आपकी मतलब है ना फायदा। मतलब एक मैं आपसे बात मतलब शेयर कर रहा हूँ कि जो भी रेट उस टाइम ऑन द स्पॉट होगा वो आपने उसके हिसाब से चीज का मतलब बेचना है। अब जैसे लाइक डायमंड की है ऑप्शन, अगर आप लोग आते हैं उसमें हमारी पॉलिसी ये है कि आप जितने की चीज लेंगे वो 1 साल के बाद उतने ही पैसे आपको वापस हो सकते हैं। लाइक आपने कोई चीज ली है 2 लाख की है या 4 लाख की है, सपोज उसको साल आप पहनते हैं, 1 साल के बाद अब जब भी आते हैं उसकी जो भी लाइक वापसी है या एक्सचेंज है वो सेम वैल्यू के ऊपर हो सकती है। उसमें कोई आपकी डिडक्शन नहीं है, कोई लैकिंग नहीं है, कोई उसके ऊपर मेकिंग के पैसे नहीं है, कोई उसके ऊपर वेस्टेज नहीं है। जो भी आपकी इनवॉइस अमाउंट है वो आपको वापस भी हो सकती है और एक्सचेंज भी हो सकती है आफ्टर 1 ईयर। ये पॉलिसी है जो को थोड़ी सी आई थिंक यूनिक है। इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा, जैसे हमजा ने बताया कि हमारा 1980 से होलसेल का बिजनेस है। आप हमारे जो बेसिकली आबिद साहब हैं जो चेयरमैन हैं, उनका इस रिटेल में आने का मकसद ही ये था कि हम एटलीस्ट कुछ इस किस्म के ट्रेंड इंट्रोड्यूस करवाएं जिससे आम आदमी को भी फायदा हो, उसको हम एजुकेट भी कर सकें, उसको बता भी सकें और कोई एक नई चीज मार्केट में हो जो बाकी ज्वेलर्स भी फॉलो कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही है, अपने तौर पर चीजें करनी चाहिए जनाब, और दूसरों का भी सोचना चाहिए कि अगर वो भी खरीदने आ रहे हैं तो हम अपना थोड़ा सा मार्जिन कम कर लें। मोहम्मद हमजा और वकास खान हमारे साथ मौजूद थे, ज्वेलरी एक्सपर्ट है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, हमजा आपका भी और वकास आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। और गोल्ड के हवाले से जनाब बहुत सारी चीजें जो है वो आज मेरी भी क्लियर हुई है, आप लोगों की भी क्लियर हो गई होंगे कि हमने जब खरीदने जाना है तो किन किन चीजों को मद्देनजर रखना है और जब बेचने जाएंगे तो कौन कौन सी चीजों का